Hello everyone, welcome to my channel. This is going to be my first video of biology class 11th for NEET 2026. So in this video, I am gonna complete the topic frog from NCERT. ये वाली जो NCERT है, this is 2025 to 26 सेशंस रीप्रिंटेड एडिशन. तो इसमें जब मैंने ये चैप्टर एक्चुअली डाउनलोड करा क्रोम से, द चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक आए, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम और फ्रॉग. ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में बेयरली इट्स जस्ट अ पेज एंड रेस्ट इज फ्रॉग. NTA do not include anything apart from this in this chapter, but to be on the safer side, to score better, हम पूरा complete कर लेंगे from the previous NCERT and a bit of tissue, a bit more about these previous topics, and एक separate video मैं कॉकरोच और एक अर्थ फॉर्म की भी बना दूंगी टू बी ऑन द सेफर साइड कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम रह ना जाएं. बाय द वे दिस ईयर 2 to 3 क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम द फ्रॉग पार्ट इन दिस चैप्टर इटसेल्फ. सो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है. इस एक वीडियो को जब आप कंप्लीट करोगे तो आप जाके 2025 के क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना. आपसे 100% हर एक क्वेश्चन 20 सेकेंड से कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा एंड आई थिंक दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन. मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस वीडियो में नोट्स थोड़े से ना ही बना, मतलब मेरा मेन फोकस रहेगा कि जब आप ये वीडियो एंड करो तो आपको ये सारा अपने पॉइंट्स पे याद हो एंड इट बेयरली टेक यू 10 मिनट टू डू एक्टिव रिकॉल ऑफ होल व्हाट इज बीन टॉट ओवर हियर. आई कैन कंप्लीट दिस वीडियो इन 25 minutes, but I really want to give time to it so that you don't have to spend time in memorizing and rectifying all the information that is gonna be in this video. Okay. Language का आप मुझे एक बार comments में बता देना. You like Hindi, you like English. I'm comfortable in both of the languages. Okay, and please after completing the video do give me a review because this is gonna be my first video. I had a channel before, it got terminated. Anyhow, thank you so much for watching till now. Now let's begin with the topic frog. तो मैं frog को complete करूँगी अच्छे तरीके से. You see itself, experiment and then tell me what do you want next. Let's start. सो NCERT में जो एक एक लाइन लिखी गई है, एक एक वर्ड लिखा गया है, दैट इज़ आवर गोल कि वो हमको याद हो जाए. कैसे स्टार्ट करते हैं फ्रॉग से. अब आपने अपनी ज़िंदगी में ये वाला जो ये मेंढक है ये बहुत बार तो देखा होगा, कहीं ना कहीं तो पक्का मेंढक देखा होगा. कहाँ देखा होगा? या तो मेरे हिसाब से आपने किसी लेक के पास देखा होगा, किसी रिवर के पास देखा होगा, या किसी घास में देखा होगा. तो लेक एंड रिवर दे बोथ कम इन विथ कैटेगरी ऑफ वाटर, मरीन और फ्रेश. बताओ, फ्रेश वाटर ना समंदर में थोड़े देखा है, जो मरीन खारे पानी में थोड़े देखा है, फ्रेश वाटर में देखा है. तो फ्रेश वाटर और ग्रास कहाँ पे है? लैंड में. तो इसका मतलब फ्रॉग कहाँ कहाँ रहता है? फ्रॉग रहता है हमारा फ्रेश वाटर में, उसके साथ साथ लैंड में भी, यानी ये 2 जगह रहता है. ड्यूअल प्लेस ऑफ लिविंग. आपको पता है लैटिन लैंग्वेज में ड्यूअल को क्या कहते थे? एम्फी, यानी ये एक एम्फीबियन है. सो फ्रॉग बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ विच फाइलम? कॉर्डेटा. क्योंकि इसके पास क्या होती है? एक नोटोकॉर्ड. तो फ्रॉग के पास होती है नोटोकॉर्ड. फ्रॉग के पास क्या होती है? नोटोकॉर्ड. ठीक है. अब NCERT में पढ़ते हैं कैसे इस एक लाइन को लिखा गया है. फ्रॉग कैन लिव बोथ मतलब एम्फी, लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर. तो फ्रॉग कहाँ कहाँ रह सकता है? फ्रॉग हमारा ज़मीन पे रह सकता है, फ्रॉग हमारा फ्रेश वाटर में रह सकता है. ये किस क्लास से बिलोंग करता है? एम्फीबिया क्लास से. एम्फी मतलब ड्यूअल, 2 जगह रहने वाली क्लास से. एम्फीबिया किस फाइलम की? कॉर्डेटा. कॉर्डेटा क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? एक नोटोकॉर्ड. इसके पास क्या है? नोटोकॉर्ड. तो नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेटा है तो कौन सा कॉर्डेटा? 2 जगह रहने वाला. एम्फीबिया 2 जगह कौन कौन सी? लैंड और फ्रेश वाटर. लाइन आपको रट गई है. डन, अंडरस्टैंड. अगला जो सबसे कॉमन स्पीशीज़ है फ्रॉग की, जो इंडिया में पाई जाती है, ये जो मेंढक सांप है ना, ये खुद को बड़ा ऐसे देखो, इसमें स्ट्राइप्स हैं. तो आप इस तरह से देखो, ऐसे याद कर लो. स्ट्राइप्स और किस पे होती हैं? टाइगर पे होती हैं. और ये यू रिमेंबर दैट फ्रॉग एंड द प्रिंसेस स्टोरी, तो ये राजा बन गया था, तो इट्स राना टिग्रिस. यू हैव टू रिमेंबर इट ना. तो आप किसी भी तरीके से याद कर लो. व्हाट इज दिस? in मारवाड़ी or some language, राजा is known as राणा साहब. So it's राणा with that princess story and 2-3 कनेक्ट करके राणा टिग्रीना. What does frog is known as? राणा टिग्रीना. I think this would be the spelling, TIGRINA. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
या इट इज राना टिग्रिना। तो फ्रॉग का नाम क्या है? राना टिग्रिना। राना टिग्रिना मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो इंडिया में पाई जाती है वो है राना टिग्रिना। राना टिग्रिना। देखो जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे वहाँ एक बफो भी होगा, तो बफो अलग होता है। दिस इज टोड टाइप राना टिग्रिना। बफो अलग होता है, वो टोड होता है। बफो वो अलग थोड़ा डेंजर साइड में आ जाता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इंडिया में सबसे कॉमन स्पीशीज जो हरा मेंढक होता है उसका नाम है राना टिग्रिना। ओके, तो फर्स्ट इज 2 लाइनें हो गई। अब आगे, अब मैं तुम्हें फ्रॉग का एक बात बताऊं। तुम मुझे बताओ तुमने मेंढक कब देखा है टर आता हुआ? तुमने बहुत बार देखा है मेंढक क्या करता है? टर टर टर। कब देखा है तुमने मेंढक को? मेरे ख्याल से तुमने बारिश के मौसम में देखा होगा मेंढक को। कभी देखा है एकदम एक्सट्रीम दिसंबर जनवरी की सर्दी में तुमको मेंढक दिखे? नहीं दिखता ना। कभी जून जुलाई में देखा है तुमने मेंढक? होता ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ना मेंढक जो होता है ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकता कांस्टेंट। अगर बाहर 45 डिग्री है ना तो इसकी बॉडी की स्किन भी 45 हो जाएगी और फट जाएगी यार। और सर्दी में अगर टेम्परेचर 10 डिग्री है ना, इसकी 10 डिग्री हो जाएगी, ये जम जाएगा। तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते। बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट होने को बायोलॉजी की टर्म्स में कहते हैं होम्योस्टैसिस, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो नहीं कहेंगे, होम्योस्टैसिस कहते हैं बैलेंस रखने को। तो उसको कांस्टेंट रखने को कहते हैं होम्योस्टैसिस। तो ये होम्योस्टैसिस नहीं कर सकता, यानी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं कर सकता। तो दे डू नॉट शो होम्योस्टैसिस, दे डू नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। दैट इज बिकॉज देयर बॉडीज टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन जितना बाहर का टेम्परेचर होगा वही सेम टेम्परेचर इनकी बॉडी का हो जाता है, फ्रॉग की बॉडी का। इसलिए ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। पोइकिलोथर्म। थर्म इज रिलेटेड टू व्हाट? टेम्परेचर ना। पढ़ी है तुमने केमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑल दैट, फिजिक्स में भी। पोइकिलोथर्म, पोइकिलोथर्म। अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करने वाले पोइकिलोथर्म। अपनी बॉडी के टेम्परेचर को जो मेंटेन नहीं कर सकते उसको कौन कहता है? पोइकिलोथर्म। और पोइकिलोथर्म को दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कौन से एनिमल? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वो एनिमल जिनका खून ठंडा होता है और वो गर्म भी बड़ी जल्दी हो जाता है। बेसिकली वी ह्यूमन बींग्स कैन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी स्वेट कर लेती है, शिवर कर लेती है। तो इस तरह के एक्सरसाइजेस करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके हमको एक स्टेज ऑफ होम्योस्टैसिस में रखती है। हमारा एक कांस्टेंट बॉडी का टेम्परेचर है 36.9 समथिंग जो भी है। सो उतना टेम्परेचर हमारी बॉडी का रहता है, इसलिए वी आर वार्म ब्लडेड, वी आर नॉट कोल्ड ब्लडेड। लेकिन फ्रॉग का क्या है? ये एक तो अपना कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता, दूसरा इसको हम कहते हैं पोइकिलोथर्म्स, ठीक है, और तीसरा इसका ब्लड कैसा होता है? कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, ये 2-4 बातें हैं जो सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, पार्डन मी। ओके, So such animals are called cold-blooded and they are known as poikilotherms। दोनों में से कुछ भी टर्म आ जाए, तुम्हें क्वेश्चन पूछ ले फ्रॉग क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है, आंखें बंद करो, कोल्ड ब्लडेड ठंडा 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 ठंडा, कोल्ड ब्लडेड, और पोइकिलोथर्म 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 पोइकिलोथर्म। कोई और थर्म तुमको आता ही नहीं है, यही थर्म आता है, यही फ्रॉग का है। रट लो इसको, बोलो मेरे साथ साथ अभी तक जो पढ़ा। पहला फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है, कॉर्डेटा से आता है। एम्फीबियन मतलब ड्यूअल, ड्यूअल मतलब लैंड ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, सबसे कॉमन कौन? इसकी बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं, यानी टिक टाइगर, और ये प्रिंसेस वाली स्टोरी से राजा सातुराना। राना टिग्रिना मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग इन इंडिया, राना टिग्रिना। इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं कर पाते। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि ये कौन से वाले ब्लड से बिलोंग करते हैं? कोल्ड ब्लड वाले। कोल्ड ब्लड को हम कहते हैं पोइकिलोथर्म। ओके, और उसके बाद क्या है? आपने ये भी नोटिस कर, अच्छा चलो ये बाद में करते हैं, हम पहले थोड़ा सा इसका जो हमने अभी पढ़ा है कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते उसको समझते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोन दैट फ्रॉग आर नॉट सीन पीक समर। मैंने बताया तुम्हें जून जुलाई में दिखे कभी मेंढक? नहीं दिखेंगे। विंटर में भी नहीं होते, ना पीक समर में ना पीक विंटर में, मिलते ही नहीं है। उस टाइम क्या करते हैं ये? अपने आप को किसी बरो में जाके प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि बरो जो होगी उसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो बरो में जाके चले जाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं किससे? एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से, क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर तो एक्सटर्नल टेम्परेचर के जैसा ही हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं समर स्लीप और विंटर स्लीप। समर स्लीप इज एस्टिवेशन, विंटर स्लीप इज हाइबरनेशन। बहुत सारे एनिमल्स हैं ऐसे जो एस्टिवेशन हाइबरनेशन करते हैं। फ्रॉग इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो व्हाट दे डू? दे डू एस्टिवेशन विच इज योर समर स्लीप। देखो एस्टिवेशन में एस यानी समर स्लीप, और फिर आता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप, हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप।
ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं रहता, तो एकदम ज़्यादा गर्मी में बाहर आएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए एस्टिवेट हो जाते हैं। एकदम ज़्यादा ठंड में बाहर आएंगे तो फिर भी मर जाएंगे, तो हाइबरनेट कर लेते हैं। तो अभी हमको कितना याद हो गया इसमें से, हमको ये 3 लाइनें पूरी पूरी याद है, हमको यहाँ तक का याद है पूरा का पूरा, और हमको ये वाला भी याद है, ये लास्ट की लाइनें भी अच्छे से लर्न हो गई हैं। अब बीच की जो लाइन है लेट्स लर्न देम। ठीक है, अब आपने ये भी नोटिस, अच्छा ये पता नहीं, ये एक्चुअली मैंने कभी नोटिस करा नहीं, मैंने भी ये एनसीईआरटी में ही पढ़ा था, बट यार तुम ना कभी कभी देखोगे कि अगर तुम ना ग्रास में फ्रॉक को देख रहे हो तो एकदम फ्रॉक तुमको चमकता हुआ ऐसे गीला गीला, मतलब ऐसे प्यारा सा म्यूकस से भरा हुआ, तुमको मॉइस्चर से भरा हुआ ऐसा लगेगा, सेटाफिल पूरा लगा के आया है, ग्रीन कलर का दिखेगा तुमको फ्रॉग। तो ग्रास में ऐसा होगा, अगर तुम उसको ज़मीन में देखोगे ना, कभी नोटिस करना, तुमको एकदम वैसा ग्रीन नहीं दिखेगा, तुमको हल्का सा ऑलिव ग्रीन ऐसे ब्राउनिश सा शेड देगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है फ्रॉग, फ्रॉग अपने आप को कैमोफ्लाज कर रहा है। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर। अब कलर क्यों चेंज करना पड़ेगा, नेचुरल सिलेक्शन यार, उनको अपने आप को बचाना नहीं है क्या अपने एनिमी से। सो फ्रॉग क्या करता है, नेचुरल सिलेक्शन करता है अपने आप को अपने एनिमी से बचाने के लिए, जिसे हम कहते हैं कैमोफ्लाज करना, एक प्रोटेक्टिव कलरेशन अपने आगे पीछे लाना, मिमिक्री, मिमिक्री करता है फ्रॉग। क्या करता है, कैमोफ्लाज करता है अपने आप को, मिमिक्री करता है अपने इन्वायरमेंट की, अपने इन्वायरमेंट से मिमिक्री करता है, किसमें, प्रोटेक्टिव कलरेशन में, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, किससे, अपने एनिमी से प्रोटेक्ट कर सके। ओके, सो अब हमने यहाँ तक का पूरा रट लिया है, तो अब आंखें बंद करोगे आप लोग ना, स्क्रीन में देखोगे, कुछ भी नहीं करोगे, आंखें बंद करोगे और मेरे साथ साथ पूरा रिवाइज करोगे। सबसे पहले फ्रॉग, फ्रॉग कहाँ कहाँ रहता है यार, मैंने तो फ्रॉग लैंड में देखा है, फ्रेश वाटर में देखा है, 2 जगह रहता है, यानी इसकी क्लास तो पक्का पक्का एम्फीबिया होगी। एम्फीबिया यानी इसके पास नोटोकॉर्ड यानी कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। अच्छा, इंडिया का सबसे कॉमन स्पीशीज राना टिग्रीना, अच्छा ठीक है। उसके बाद हाँ मैंने सुना था ये समर स्लीप में जाता है तो एस्टिवेशन, समर स्लीप एस्टिवेशन करता है, और जब विंटर स्लीप में जाता है तो हाइबरनेशन कहते हैं। पर ये समर और विंटर में गायब क्यों जाता है, पीक समर और पीक विंटर में दिखता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं दिखता क्योंकि इसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता। दे कैन नॉट मेंटेन द स्टेट ऑफ होम्योस्टैसिस। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के जैसा हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये तो कोल्ड ब्लडेड हो गए ना, और कोल्ड ब्लडेड को तो हम पोइकिलोथर्म्स कहते थे। अच्छा, और हाँ अरे फ्रॉग तो अपना कलर भी चेंज कर लेता है, अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेता है, प्रोटेक्टिव कलरेशन कर लेता है, जिसे हम मिमिक्री कहते हैं, इन्वायरमेंट के जैसा कलर कर लेता है अपने आप को एनिमी से बचाने के लिए। ठीक है, और ये एस्टिवेशन और हाइबरनेशन करता कहाँ पे, ये अपने आप को बरों में जाके, डीप बरों में जाके शेल्टर दे देता है ताकि खुद को एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से बचा सके। तो दिस होल पैराग्राफ इज डन, पूरा क्लियर हो चुका है। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं, जैसे फ्रॉग जो है ये एम्फीबियन है, लैंड और वो आगे लैंड और वाटर दोनों जगह रहता है, इसको पोइकिलोथर्म कहते हैं, दे डू कैमोफ्लाज, एम्फीबियन भी कहते हैं, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन करता है। अब ये जो रेड से लिखे हुए हैं ये मैं आगे समझाती हूँ क्यों क्या लिखा हुआ है, बट वो बाद में समझेंगे। ये देखो ये होती है फ्रॉग की शक्ल, एक बार शक्ल देख लो इस प्यारे से मेंढक की। अब हम इसकी थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं फ्रॉग की, फिर एनाटमी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, आई विल बी बैक। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, यार पहले तुम ना देख लो मॉर्फोलॉजी क्या होता है। सिंपल सा देखो, मॉर्फो मतलब आउटर स्टडी, एक्सटर्नली जो चीज़ें तुमको अपनी आंखों से दिख जाती है ना, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक्सटर्नल चीज़ों को क्या कहते हैं, मॉर्फो। लॉजी मतलब स्टडी, तो मॉर्फो की लॉजी यानी जो तुम एक मेंढक को जब देखोगे तो तुमको जो जो दिखेगा उसके बारे में समझना है इसमें बस। तो इसको समझने के लिए पहले 2-4 बातें थोड़ी सी समझ लो, वो ये हैं कि ओके, पहले यार तुम ये देख लो, तुम्हें पता है कि डॉर्सल और वेंट्रल क्या होता है। वो चीज़ जो अर्थ को फेस करे दैट इज वेंट्रल, और वो चीज़ जो सन को फेस करे वो है डॉर्सल। तुम ज़मीन पर लेट जाओ, तुम्हारी चेस्ट जो है वो नीचे को लगेगी, ज़मीन को लगेगी, तो वो कौन सा पार्ट हो गया तुम्हारा, वेंट्रल। और तुम्हारी पीठ जो है वो आसमान की तरफ होगी, वो कौन सा पार्ट हो गया, डॉर्सल। सन डे, तो सन की तरफ डॉर्सल। ओके, ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अर्थ वेंट्रल, यार मैंने ऐसे याद कर रखा है SDV, सन की तरफ डॉर्सल और ज़मीन की तरफ वेंट्रल। या फिर एक को याद कर लो कि जो आगे चेस्ट वाला हिस्सा है वो वेंट्रल होता है, और जो
बच गया वो डॉर्सल होगा। तो इस तरह से फ्रॉग का अर्थ की तरफ कौन सा हिस्सा लगता है, ये वाला हिस्सा लगता है ना, ये नीचे वाला, इसे हम कहेंगे वेंट्रल पोर्शन, और जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम कहेंगे डॉर्सल। कभी भी अगर तुमको भूलना मतलब नहीं चीज़ को याद हो रही है तो समझ लो ये एक टाइगर है तुम्हारे सामने। अब टाइगर का अर्थ की तरफ जो हिस्सा लगता है वो हो गया उसका वेंट्रल, और जो सन की तरफ लगता है वो उसका हो गया डॉर्सल। ये परफेक्ट तरीका है लर्न करने का, ऐसे ही याद करना, ठीक है। ये एक हो गया। और तुमको इसको देख के क्या लिखता है, कभी तुमने मेंढक की आंखें देखी हैं? तुम्हें नहीं लगता इसकी आंखें ऐसे बाहर निकली होती हैं पूरी ऐसे बल्ज्ड आउट नहीं होती, बाहर निकली हुई कि अभी बस फट के बाहर ही आ जाएंगी, है ना। ये भी तुमने नोटिस किया होगा। अच्छा तुमने ये नोटिस किया है कि इसके जो पीछे वाली टांगे हैं ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर नहीं है, आगे वाली इतनी छोटी छोटी और भाई पीछे वाली क्या मस्त मसल्स बना रखी हैं। इसने लेग डे बहुत अच्छे से कर लिया अपना फ्रॉग ने, पता है, बड़ा मस्त लेग डे मार के आया ये। तो तुमने ये भी नोटिस करा। अच्छा तुमने ये नोटिस करा कि इसके कितने ये कितने होते हैं, ये जो ये पॉड्स होते हैं, डिजिट्स कहते हैं इनको बेसिकली, 1 2 3 4 5, हमारी तरह पैर की 5 उंगलियां। हाथ की कितनी है, 1 2 3, 3 दिख रही हैं, 4 होती हैं वैसे, तो ये भी एक डिफरेंस होता है। अच्छा स्ट्राइप्स भी बड़ी अच्छी है। अच्छा देखा है फ्रॉग ऐसे चमकता है जैसे सेटाफिल लगाया हुआ है इसने, पूरा प्रॉपर अपने आप को मॉइस्चराइज सीरम करके आ रखा है, तो इसका मतलब मॉइस्चर भी भर भर के है भाई इसके अंदर प्रॉपर। अच्छा, और हाँ नीचे वाला तो कलर इसका येलो होता है, ऊपर वाला ऑलिव ग्रीन सा होता है, ऐसे बड़ा प्यारा सा कलर होता है। नाक नहीं होती इसकी, नाक नहीं होती इसकी, से हमारी तरह प्यारी सी नाक नहीं होती। कान में तो नहीं, बाहर नहीं निकले होते। एक्सटर्नल ईयर कहाँ होते हैं इसके हमारे जैसे। 2 फोर लिम्ब होती हैं, 2 हाइंड लिम्ब होती हैं। बस भाई इतना ही नोटिस करा मैंने। और हाँ मैंने ना एक और चीज़ नोटिस करी है कि इसकी नेक नहीं होती, फ्रॉक की नेक नहीं होती, इसकी नेक तो होती ही नहीं है भाई इसकी। और पूंछ भी तो कहाँ ही होती है, टेल भी तो नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब मैंने अभी तक नोटिस करा हुआ है। तो अब मैं पढ़ती हूँ कि मुझे एनसीईआरटी क्या सिखाना चाह रही है, ठीक है। एनसीईआरटी कह रही है कभी आपने किसी मेंढक को टच करा है, इसको ना यहाँ पे लिख देना, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक फ्रॉक्स, मैं हाथ नहीं लगाती। जो इतना यार ये इतने उछलते रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे नीट का सिलेबस देख के आए हैं अभी, बट ओके। सो फ्रॉक को क्या आपने कभी टच करा है? इमेजिन कर लो कि कर लिया। तो वो कह रही है कि फ्रॉक की स्किन इतनी स्मूथ और स्लिपरी होती है, एकदम कोरियन ग्लास स्किन जैसी। द स्किन ऑफ फ्रॉग इज़ वेरी स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। तो म्यूकस की वजह से, ऐसे लगा लो स्नेल म्यूसिन जो बड़ी आजकल चल रही थी वही वाली, बिल्कुल वैसे इसने अपने ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर लगा रखी होती है। तो पहली चीज़ जो नोटिस करनी है, नॉलेज थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। पहला मॉइस्ट स्किन, स्किन कैसी है इसकी, मॉइस्ट। दूसरा स्किन के ऊपर क्या है, म्यूकस है। और स्किन कैसी है, स्मूथ एंड स्लिपरी, स्मूथ एंड स्लिपरी। ओके, फ्यू वर्ड्स टू रिमेंबर, स्मूथ स्लिपरी मॉइस्ट म्यूकस, स्मूथ स्लिपरी मॉइस्ट म्यूकस। स्किन हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में होती है, ठीक है। ये हो गई 1 2 4 लाइनें, ये भूलनी नहीं चाहिए कौन कौन से वर्ड। पहले स्मूथ स्लिपरी मॉइस्ट म्यूकस, S2M2, SM का होल स्क्वायर, स्मूथ स्लिपरी मॉइस्ट म्यूकस, डन। ओके, अब डॉर्सल साइड का कलर बता दो फ्रॉक का कैसा है मुझको। ऑलिव ग्रीन है। और वेंट्रल साइड का येलो, देखो यही लिखा हुआ है। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट। डार्क इरेगुलर स्पॉट से तभी तो टिग्रियाना कहा था इसको। देखो डार्क इरेगुलर स्पॉट्स दिख गए और ऑलिव ग्रीन कलर दिख गया, और डॉर्सल साइड, चलो ये भी तुमको पता है। वेंट्रल साइड पे बता दो कैसा है। अब वेंट्रल साइड पे कोई भी ऐसी स्ट्राइप्स नहीं होती, एक यूनिफॉर्म पेल येलोइश कलर होता है, ठीक है, याद है मुझे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक्चुअली मुझे भी थोड़े टाइम पहले पता चली है वो ये है, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, इट जस्ट एब्जॉर्ब्स इट थ्रू स्किन। तो इससे आपको ये तो समझ आ गया कि फ्रॉग की जो स्किन है ये डिफ्यूजन कर सकती है, इट कैन डिफ्यूज थिंग्स आउट ऑफ इट। यार देखो इसकी स्किन ना बहुत पतली होती है, इसलिए तो टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं कर पा रही, जैसा बाहर का है वैसा स्किन का हो जाता है, इसलिए मॉइस्ट रखनी पड़ती है कि कहीं ड्राई ना हो जाए, ठीक है। तो इसकी स्किन का बहुत ज़्यादा अच्छा सा रोल है इसमें, तो इसलिए इसकी स्किन जो है वो पानी भी एब्जॉर्ब कर लेती है, इसको मुंह से कभी पानी नहीं पीना पड़ता। तो फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, इट जस्ट एब्जॉर्ब्स इट फ्रॉम स्किन। ओके, ये हो गया यहाँ तक तुम्हारा पूरा का पूरा। तुमको ये लर्न भी है, मेरे साथ बोलो, तुमको याद है ना। हाँ, कैसी स्किन है इसकी, स्मूथ, कैसी और कैसी है, स्लिपरी और म्यूकस है और मॉइस्ट है। वेंट्रल कलर यूनिफॉर्म पेल येलो, डॉर्सल कलर ऑलिव ग्रीन विद इरेगुलर डार्क स्पॉट्स। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, इट एब्जॉर्ब्स इट फ्रॉम द स्किन।
हो गया। अब फ्रॉग की बॉडी जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखो मैंने यहाँ पे कितना प्यारा से ये बना रखा हुआ है, एक बार इसको समझ लेते हैं फिर हम एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो फ्रॉग की बॉडी जो है, ये फ्रॉग की क्या है, पूरी की पूरी बॉडी ऑफ फ्रॉग इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो आगे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं हेड, और जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं ट्रंक। इसमें कोई नेक नहीं है, लाइक एक प्रॉपर ऐसे स्वान की ऐसे प्यारी सी गर्दन होती है ना, जैसे समझ लो ये तुम वो बनाओगे तो ऐसे प्यारी सी गर्दन, और फिर इस तरह से, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है डोंट वरी, तो ऐसी प्यारी सी नेक बनाओगे किसी भी पंक्षी में। इसमें कोई भी ऐसी नेक नहीं होती और कोई टेल भी नहीं होती टाइगर के जैसे। तो दो चीज़ें नहीं है फ्रॉग की बॉडी में, क्या क्या, एक नेक नहीं है, एक टेल नहीं है। बॉडी में क्या है, एक हेड है, एक ट्रंक है। तो द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज हेड एंड द ट्रंक। अब हेड में क्या क्या है, तो ऐसा कहा जाता है कि फ्रॉग की जो टंग होती है वो बाइलोब्ड होती है। टंग कैसी होती है, बाइलोब्ड, यानी जैसे सांप की ऐसे आगे से दो वो होते हैं ना मुंह बने, वैसे बने होते हैं। क्यों, क्योंकि इनको बग्स को पकड़ना होता है, इंसेक्ट्स को पकड़ना होता है, शिकार करना होता है। आइज कैसी हैं, मैंने आपको शक्ल देख के बताया था, इनकी आइज बिल्कुल बल्ज्ड आउट होती हैं, ऐसे लगता है अभी फट के बाहर आ जाएंगी, पता नहीं ऐसा क्या ही देख लिया इन्होंने। सो फ्रॉग की आइज कैसी हैं, बल्ज्ड आउट। और तुम ना एक बात नोटिस करना, इनकी आँख ना बड़ी चमकती दिखेगी तुम्हें, वो असल में इनकी आँख नहीं चमक रही है। इनकी आँख के ऊपर क्या है, एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। क्या है, एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ओके, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, वो इनकी आंखों को प्रोटेक्ट करती है पानी के अंदर, क्योंकि ये तो रहते हैं ना फ्रेश वाटर में भी। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द आईज ऑफ फ्रॉग इन वाटर, पानी में प्रोटेक्ट करेगी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। और आईज कैसी है, बल्ज्ड आउट। टंग कैसी है, बाइलोब्ड। इनका नाक नहीं होता, लेकिन क्या होते हैं, दो ऐसे होल्स होते हैं जिसको नॉस्ट्रिच कहते हैं, और ये कहाँ, मुंह के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, मुंह के थोड़ा सा अबव, नॉट अपॉन, मतलब मुंह के ऊपर नहीं, लिप्स स्माइल, मतलब जैसे हमारा नाक जो है इट इज़ अबव आवर माउथ, वैसे ही इनकी नॉस्ट्रल्स जो हैं वो माउथ के थोड़ा सा अबव होती हैं। सो इफ देयर इज अ माउथ देन दीज आर गना बी द नॉस्ट्रल्स, गॉट इट। एंड दे डोंट हैव एन एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो है इनमें वो एब्सेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। दो होल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टिफैनम, और इंटरनल ईयर्स होते हैं। इंटरनल ईयर्स होते हैं या टिफैनम होते हैं जो साउंड सिग्नल्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, साउंड सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, गॉट इट। अब अच्छे से एक बार एनसीईआरटी समझते हैं क्या कह रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि एक फ्रॉग की जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। देखो ये वाला पोर्शन जो है ये हेड है, और जो पीछे वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा ट्रंक है। तुमको कहीं टेल नहीं दिखेगी, तुमको कहीं नेक नहीं दिखेगी। सेम एनसीईआरटी सेड इट दैट नेक एंड टेल इज एब्सेंट। माउथ के अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल इज प्रेजेंट, एक नहीं दो, यानी माउथ के थोड़ा सा ऊपर, यानी अगर ये इनका माउथ है, यहाँ से ऐसे बाइलोब टंग आ रही है, तो यहाँ पे क्या होंगी, दो नॉस्ट्रल प्रेजेंट होंगी। दो क्यों, क्योंकि इन्होंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, गॉट इट। आइज कैसी है, बल्ज्ड आउट, बाहर निकली हुई, और कवर किससे हो रखी है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से, जो उनको कहाँ प्रोटेक्ट करेगी, जब ये पानी में होंगी तब प्रोटेक्ट करेंगी। आइज के ईदर साइड, यानी अगर एक आंख यहाँ है तो यहाँ पे टिफैनम होगा, अगर दूसरी आंख वहाँ है तो यहाँ पे टिफैनम होगा। ईदर साइड ऑफ आइज में क्या है, टिफैनम, जो कि ईयर का काम करता है और साउंड सिग्नल्स को रिसीव करता है। लर्न हो गया भाई हमको, यहाँ तक का तो हमको पूरा का पूरा लर्न हो गया। अब मैं तुमको एक बात और समझाती हूँ। फोर का मतलब क्या होता है और हाइंड का मतलब क्या होता है। फोर हेड यानी हेड के आगे, फोर मतलब आगे, हाइंड मतलब हाइंड ब्रेन, पीछे वाला ब्रेन, मतलब पीछे। हाइंड मतलब पीछे, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है। हाइंड मतलब पीछे, फोर मतलब आगे। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ फोर लिम्ब तो मैं आगे वाले हाथ की बात कर रही हूँ, अगर मैं कहूँ हाइंड लिम्ब तो मैं उस लिम्ब की बात कर रही हूँ जो जरा पीछे की तरफ है, लेग वाली, गॉट इट। सो नाउ द फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, ये हेल्प किस में करते हैं। अब यार देखो, फ्रॉग क्या करेगा, पानी में रहता है तो स्विम करेगा। अब हाइबरनेशन के लिए इसको बरोज के अंदर जाना है तो बरो भी करेगा। अब बेचारा चलेगा भी तो ज़मीन पे रहता है तो वॉक भी करेगा। और तुमको ये तो पता है ये उछलता भी तो बहुत है फ्रॉग, टर 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 उछलता रहता है तो लीप भी करेगा। तो ये चार ही काम करता है, बरोइंग, स्विमिंग, वॉकिंग एंड लीपिंग। सो इसकी जो हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब हैं ये क्या क्या करते हैं, स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। अब जो इसके हाइंड लिम्ब है, मैंने तुम्हें गिनवाया इसके कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो हाइंड लिम्ब के कितने डिजिट है, 5 डिजिट। हाइंड लिम्ब के कितने डिजिट है, 5। और फोर लिम्ब के 4 डिजिट। फोर लिम्ब के 4 डिजिट, हाइंड लिम्ब के 5 डिजिट, फोर लिम्ब के 4 डिजिट, गॉट इट। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि हाइंड लिम्ब काफी मस्कुलर नहीं लग रही,
यहाँ पे मैं लिख दूँ, हाइंड लिम्ब क्या है, थोड़ी मस्कुलर है, किससे, फोर लिम्ब से। अब एनसीईआरटी में देखो, द हाइंड लिम्ब एंड इन 5 डिजिट एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर। तो हाइंड लिम्ब जो है ये थोड़ी सी बड़ी भी है साइज में, और लार्जर भी है और मस्कुलर भी है। और तुमको एक मस्त बात बताऊँ, क्या तुम ये वेब सा नोट कर रहे हो, ये ऐसा मस्त सा वेब बना हुआ है हाइंड लिम्ब में, लेकिन फोर लिम्ब में नहीं है, ये भी आगे आएगा। फीट यानी हाइंड लिम्ब, फीट का किससे मतलब है एनसीईआरटी में, फीट यानी हाइंड लिम्ब यानी पैर, आर वेब्ड डिजिट, इसके डिजिट कैसे हैं, अगर 1 2 3 4 5 ऐसे हैं तो इस तरह से मस्त वेब्स बने हुए हैं, लाइक एक, फिर वेब, एक, देन वेब, एंड देन सेकेंड, देन वेब, देन थर्ड, ऐसे मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्टेड है। ठीक है, बीच में स्पेस भी है काफ़ी ताकि वो जंप कर सकें अच्छे से। तो दे आर, फीट आर वेब्ड, फीट कैसे हैं, वेब्ड हैं ताकि वो स्विम अच्छे से कर सके। ओके, ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। मछलियों का भी तो फिन बहुत बड़ा होता है ना, इस तरह से होता है ताकि वो अच्छे से स्विम कर सके। तो फीट कैसे हैं फ्रॉग के, वेब्ड डिजिट, और फीट में कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट, हाइंड लिम्ब कहते हैं इसको। फ्रॉग्स में क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी आप शक्ल देख के पहचान सकते। पहले सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब 2 तरह के, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, मेल अलग, फीमेल अलग। जैसे अर्थवॉर्म जो होती है उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं होता, वो हर्माफ्रोडाइट होती है, मेल और फीमेल एक ही के अंदर होता है, इनमें नहीं होता। दे डू हैव अ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म लाइक अस। मेल फ्रॉग को आप आसानी से पहचान सकते हो। पहला, तुम्हें जो लगता है ना टर टर टर, मेंढकी कभी टर टर नहीं करती, फ्रॉग ही है जो टर 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 करता रहता है। तो जो लोग लड़कियों कहते हैं ना टर 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 कर रहे हो, थोड़ी बायोलॉजी पढ़ लो तुम लोग, मेंढक होता है जो टर टर करता है। फीमेल फ्रॉग नेवर डज टर टर टर, क्योंकि उसमें वोकल कॉर्ड्स ही नहीं होते। सो frogs exhibit sexual dimorphism. Male frog can be distinguished by the presence of sound producing vocal sac. फीमेल के पास vocal sac ही नहीं होता, वो टर 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 कहाँ करेगी। और बारिश के मौसम में ऐसा होता है, लोग कहते हैं ना बारिश आ गई, मेंढक टर टर कर रहा है। एक तो वो बारिश में बाहर क्यों आते हैं वो तुमको पता है, क्योंकि वो उससे पहले कहाँ होते हैं, एस्टिवेशन, अपनी समर स्लीप में होते हैं, और जाने भी उसके बाद कहाँ पे वाले होते हैं, एस्टिवेशन में, क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहता। एक बात ये। दूसरा, टर 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 मेल करते हैं क्योंकि मेल के पास ही जैसे साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड होते हैं, फीमेल के पास नहीं होते। और एक और बात, जो इनका फोर लिम्ब होता है ना, आगे वाला हाथ, इसमें 4 डिजिट थे, तो इसके जो फर्स्ट डिजिट होता है ना, यहाँ पे एक कॉपुलेटरी पैड होता है, यहाँ पे क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड होता है। ओके, सो ऑल्सो हैव अ कॉपुलेटरी पैड। दिस वॉज अ नीट 2025 क्वेश्चन, mark it over here, that copulatory pad on first digit of forelimb which is absent on female frog। यानी कि जो मेल फ्रॉग होता है, मेल फ्रॉग में पहले तो क्या होगा, वोकल सैक होगा, जो कि वोकल कॉर्ड होंगे, जो कि क्या बनाएंगे, साउंड बनाएंगे। और दूसरा, इसके फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में क्या होगा, कॉपुलेटरी पैड, जो कि ये दोनों चीज़ें कहाँ पे एब्सेंट होंगी, एक फीमेल में एब्सेंट होंगी। तो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं हमने यहाँ पे कैसे ड्राइंग बना रखी है। 4 मतलब आगे, आगे कितने डिजिट है, 4 यानी 4 डिजिट। हाइंड मतलब पीछे, पीछे मतलब 5 डिजिट। वेब्ड होता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। लार्ज और मस्कुलर होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। मेल जो है वो टर 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 करता है क्योंकि उसके पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में नहीं होते। फीमेल पे कोई कॉपुलेटरी पैड भी नहीं होता, मेल पे होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके फर्स्ट डिजिट में होता है, फोर लिम्ब के। 4 काम करता है ये अपने फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब से, स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग और बरोइंग। ये हो गई तुम्हारी, जो तुमने शक्ल देख के इस फ्रॉग से डिसाइड करा, तुम्हारी मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी होगी तो एनाटमी पढ़ लें। एनाटमी इज गोना बी ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, क्योंकि इसमें आप सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें आसानी से पढ़ोगे। एक्सक्रीशन, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। 5 टॉपिक तो एटलीस्ट पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो इसको समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बाकी आई थिंक अभी आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है ऑलमोस्ट, और आधा घंटा बेयरली और शायद ही लगे, आधा घंटा ही और लगेगा, और तुम्हारी एनाटमी के बाद कुछ नहीं बचेगा इसमें। तो लेट्स जस्ट बिगिन। गिव मी अ मिनट, में थोड़ा पानी पी के आ जाऊँ। यू गाइज ऑल्सो ड्रिंक सम वाटर। So guys, before starting anatomy, idea just came into my head कि let me just open a white sheet and start writing whatever we have learned till now. Okay. सबसे पहले हमने जो चीज़ पढ़ी कि फ्रॉग कैसा है, एम्फीबियन है। फ्रॉग कैसा है, एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्यों है, क्योंकि लैंड पे भी रहता है, और हमारा फ्रॉग जो है ये फ्रेश वाटर में भी रहता है। ओके, इसलिए एम्फीबियन है। अच्छा, एम्फीबियन तो क्लास हो गई। फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा है, और है तो एनिमल, तो एनिमिलिया किंगडम से कॉर्डेटा है। ठीक है, समझ गए।
उसके बाद एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, एक्सटर्नल ईयर्स इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक जो है वो एब्सेंट होती है, टेल जो है वो एब्सेंट होती है। तो एक्सटर्नल ईयर्स की जगह इसमें क्या प्रेजेंट होता है, टिफैनम प्रेजेंट होता है, जो कि रिसीव करता है किसको, साउंड के सिग्नल्स को। नेक और टेल नहीं होते, लेकिन जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है दो पार्ट में। पहला पार्ट जो है वो आगे वाला, उसको हेड तो होगा ही होगा, और पीछे वाले पार्ट को हम ट्रंक कहते हैं। तो पीछे से मुझे याद आया कि इसमें दो जो हैं वो हाइंड लिम्स होती हैं, जिसमें कितने डिजिट होते हैं, 5 डिजिट होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं। वेब्ड क्यों होते हैं, ताकि स्विम अच्छे से कर सके। अच्छा, ये स्विम करता है तो स्विम के साथ और भी चीज़ें करता है, जैसे स्विम भी करता है, लीप भी करता है, बरो भी बनाता है, और साथ में वॉक भी करता है। अच्छा, बरो बनाता है, बरो तो फिर एस्टिवेशन जो है, एस्टिवेशन में एस आ रहा है, यानी समर स्लीप। और मेरे साथ साथ तुम भी बोलो यार। और हाइबरनेशन, हाइबरनेशन भी करता है, यानी विंटर स्लीप, विंटर स्लीप। अब ये ऐसा सब इसलिए करता है क्योंकि ये कैसा है, पोइकिलोथर्म। पोइकिलोथर्म यानी कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मतलब कि इसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता, इसकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर अपने आप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। इसका मतलब इसकी जो स्किन है वो बहुत पतली है। अब स्किन पतली है तो सूख ना जाए, इसलिए स्किन कैसी रहती है, मॉइस्ट रहती है। मॉइस्ट रहती है किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से। और 2 एस भी थे, एस यानी मॉइस्ट, म्यूकस, स्मूथ एंड स्लिपरी। ओके ओके, समझ गई। अच्छा हाँ, मुझे ना इससे ये भी याद आ गया कि फ्रॉग जो है वो पानी पीता नहीं है, इसकी स्किन जो है ये इस पानी को एब्जॉर्ब करती है। अच्छा हाँ ठीक है। और पता है, जब तुमने ना ये वॉक बोला ना, वॉक, तो वॉकिंग करता है, तब मुझे वॉक से एक चीज़ और याद आई कि फ्रॉग जो है ये कैमोफ्लाज करता है। कैमोफ्लाज करता है, कैमोफ्लाज मतलब अपने आप को एक प्रोटेक्टिव कलरेशन की टेक्निक में जान लेता है, यानी मिमिक्री करता है सराउंडिंग के कलर की। अच्छा अच्छा ठीक है, क्यों करता है, ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके एनिमी से, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमी। और पता है इसकी जो टंग होती है ना फ्रॉग की, ये कैसी होती है, टंग ना इसकी बाइलोब्ड होती है, और इसकी जो आइज़ होती है ना ये बल्ज्ड आउट होती हैं, बल्ज्ड आउट। और आइज़ जो है ना ये ना कवर्ड होती हैं किससे, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो इसको कहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगी, इसकी आइज़ को इन वाटर प्रोटेक्ट करेंगी। अच्छा अच्छा, और कुछ पता है, कोई मुझसे कभी पूछेगा ना तुम्हें और कुछ पता है फ्रॉक के बारे में, मैं कहूँगी क्या बात है यार, तुम्हें पता है फ्रॉक का जो डॉर्सल कलर होता है वो कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन। और पता है इसमें ना स्पॉट्स भी होते हैं, कैसे स्पॉट्स, इरेगुलर और डार्क। और पता है टाइगर जैसे लगते हैं, इसलिए पता है इसका जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है ना इंडिया में, मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ इंडिया में फ्रॉक की, वो पता कौन सी है, राना टिग्रीना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। और वेंट्रल, वेंट्रल तो यार यूनिफॉर्म होता है और पूरा का पूरा ना पेल येलो होता है। वेंट्रल कैसा होता है, पूरा का पूरा पेल येलो। और पता है मुझे तो एक और बात पता है कि जो टर टर करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग होता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, उसमें वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और फीमेल में ना ये एब्सेंट होते हैं, ये वाले वोकल कॉर्ड। और फीमेल में तो एक और चीज़ एब्सेंट होती है। मैंने हाइंड लिम्ब का बताया था ना, मैंने फोर लिम्ब का तो नहीं बताया ना। फोर लिम्ब में 4 डिजिट होते हैं, और ये छोटी भी होती है क्योंकि हाइंड लिम्ब लार्ज एंड मस्कुलर होती हैं। और जो ये 4 लिम्ब होती है ना, इसका जो 4 लिम्ब होती है इसमें 4 डिजिट है। इसके 4 डिजिट में से जो फर्स्ट डिजिट है ना, उसमें होता है आपका कॉपुलेटरी पैड। ये 2025 का सवाल भी था, कॉपुलेटरी पैड। और ये कॉपुलेटरी पैड सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता। अब मेल में आप देख के ही पहचान सकते हो, इसलिए दे एग्जिबिट अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इस चीज़ को जो मैंने अभी किया इसको हम एक्टिव रिकॉल कहते हैं, जिसमें आप एक सफ़ेद शीट निकालते हो और उस पर चीज़ों को लिखते हो और आपको सब याद रहता है। ओके, अब इसके बाद और कुछ अगर बच गया हो तो वो मुझे अभी एज ऑफ नाउ तो याद नहीं आ रहा। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में हैं लेकिन हाफ रिटन है, तो मैं एक बार एनसीईआरटी में जाके देख लूँ कि कुछ रह वह तो नहीं गया। गिव मी अ मिनट गाइज। वेब्ड एंड ऑल दैट, बरोइंग मेल, फोर लिम्ब पे, हाँ नॉस्ट्रिल्स होती हैं, कहाँ पे होती हैं, अबव द माउथ होती हैं। एक ये अच्छा पॉइंट रह गया नॉस्ट्रिल वाला। और
और तो आई गेस सारा ही हो गया, कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्म्स एंड मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ एंड कलरेशन और ये सब, पीक समर और इसमें नहीं होता है, एस्टिवेशन हाइबरनेशन। तो ठीक है, सब कुछ ही अच्छे से कवर हो गया यहाँ तक का। मुझे लगता है आपको, मुझे, हम दोनों को सारा का सारा सब याद हो गया। अब एनाटमी पे शिफ्ट करते हैं। मुझे पता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है देन यूजुअल, बट आपको लर्न हो रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू आर लर्निंग व्हाटएवर यू आर स्टडिंग। एनाटमी पे चलते हैं। एनाटमी में सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है। अब देखो, जो फ्रॉग की बॉडी कैविटी है वो अपने अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को अकोमोडेट कर सकती है। ठीक है, कि कौन कौन से सिस्टम? डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टरी। इस सब में से ना आप थोड़ा सा इसमें एक्सक्रीशन का थोड़ा सा अलग सीन है, इसमें थोड़ा सा रिप्रोडक्शन का अलग सीन है और थोड़ा सा सर्कुलेशन का अलग सीन है। रेस्पिरेटरी हमारे जैसा, नर्वस ऑलमोस्ट हमारे जैसा, डाइजेस्टिव ऑलमोस्ट हमारे जैसा। तो आपको ये तीन पढ़ने की तो नीड ही नहीं है। सर्कुलेटरी क्योंकि इसमें 3 चैम्बर हार्ट है तो थोड़ा सा अलग है। एक्सक्रीटरी क्योंकि इसका थोड़ा सा सिस्टम, थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा सिस्टम अलग है, यूरोजेनाइटल स्टफ आ जाता है। और रिप्रोडक्टिव तो थोड़ा अलग होगा क्योंकि इन पर रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सटर्नल होती है, हमारी तरह नहीं होती। और डेवलपमेंट भी जो है वो लार्वा, टेडपोल, इस तरह अलग अलग स्टेजेस में होती है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग है, बाकी बिल्कुल हमारे जैसा है। तो इन्होंने क्या कहा कि जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं ये कैसे हैं? वेल डेवलप्ड हैं और सबके फंक्शंस जो हैं वो फिक्स्ड हैं। अच्छा ठीक है, समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले हम कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? हम फ्रॉग का एक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इस सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रॉग की जो टंग है वो कैसी है? बाइलोब्ड। तो वो क्या खाता है? बग्स। बग्स यानी इंसेक्ट्स खाता है। अब ये खुद भी एक एनिमल है, इंसेक्ट भी आर्थ्रोपोडा से आते हैं, तो एनिमल किंगडम को ही खाएगा। जो अपने जैसे ही लोगों को खाता है, अपनी जैसे ही किंगडम के लोगों को खाता है, उसको हम कहते हैं कार्निवोर। जानवर जानवर को खाएगा तो कार्निवोर नहीं हो जाएगा? तो कार्निवोर होता है। अब जैसे देखो, जो हम हैं, हम कैसे हैं? हर्बीवोर, मतलब वी आर डिजाइन टू बी अ हर्बीवोर। अच्छा आप छोड़ो, आप मुझे बताओ, एक जिराफ जो है उसको, एक जो जिराफ है दूसरी साइड लाइन है, आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल लंबी किसकी होती है? जिराफ की। क्योंकि इसका खाना कैसा है? हर्बीवोर, जिसमें सेलुलोज है, जिसको पचाने में टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन जो लाइन है इट इज़ अ कार्निवोर, तो उसको अपने खाने को पचाने में कम टाइम लगता है, तो उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी होती है? शॉर्ट होती है। तो इससे जो कंक्लूजन बनता है वो ये बनता है कि अगर आप एक कार्निवोर हो तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? शॉर्ट होगी। ठीक है, अच्छे से भाई एक बार इसको समझ लेते हैं। और क्लोका जो है वो क्या होता है? क्लोका एक अपर्चर होता है, एक वो बाहर, जो इनमें से खाने को बाहर जाने का एक पॉइंट होता है। जैसे रेक्टम के नीचे हमारे ह्यूमन बींग्स में एनस होती है, वैसे फ्रॉग में क्या होता है? क्लोका। तो ये बहुत बार आगे वर्ड आएगा तो अच्छे से समझ लेना। व्हाट इज क्लोका? एक ऐसा व्हाट डू वी कॉल इट, ओपनिंग, जहाँ से सारा सामान जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ओके, अब अच्छे से समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? एक लंबी सी कैनाल होती है और बहुत सारे क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन पोर करती हैं और इस कैनाल में, और डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इनकी कैसी होगी? शॉर्ट होगी। क्यों? क्योंकि फ्रॉग कैसा है? एक कार्निवोर है। इसका मतलब जो इंटेस्टाइन की लेंथ है वो रिड्यूस्ड है। जो ह्यूमन बीइंग है इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, बिकॉज दे आर डिजाइन टू बी हर्बीवोर। लेकिन फ्रॉग की जो इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो कैसी होती है? स्मॉल होती है, क्योंकि फ्रॉग कैसा है? एक कार्निवोर एनिमल है। ओके, अब मुझे ह्यूमंस में बताओ क्या होता है? एक मुंह होता है जो कहाँ पे खुलता है? फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स से जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस के नीचे स्टमक होता है, यहाँ पे कहीं पेनक्रियाज होगा और यहाँ पे आपका लिवर होता है, यहाँ गॉल ब्लैडर होता है, एक कॉमन बाइल डक्ट आएगा, यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन डिओडेनम आएगी, फिर नीचे आगे इलियम और वो आगे वो सब आएंगे, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एक रेक्टम होगी और एनस से सब कुछ बाहर। कुछ इसी तरह का एलिमेंट्री कैनाल होता है। ऑलमोस्ट सेम ही हिसाब है फ्रॉग का भी। तो फ्रॉग में क्या होता है? माउथ जो है वो खुलता है कहाँ पे? माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी। मुंह खुलेगा तो कहाँ पे जाएगा? बकल, यानी द टीथ एंड ऑल, और टीथ एंड ऑल की जो बीच में स्पेस बनती है उसको कैविटी कहते हैं। तो माउथ खुलेगा तो कहाँ जाएगा? बकल कैविटी में, मतलब कि मुंह के अंदर बकल कैविटी में। अब बकल कैविटी देखो कैसे, माउथ, माउथ के बाद क्या? बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद फेरेंक्स,
फेरेंक्स के बाद क्या, ईसोफेगस। बीच में लेरिंग्स जो है वो कैसा है, एब्सेंट है, लेरिंग्स नहीं है। हमारे अंदर लेरिंग्स होता है, इनमें नहीं है। क्या क्या है, देखो क्या क्या है, अच्छे से समझते हैं दोबारा से। माउथ, then into buccal cavity, then through pharynx buccal cavity opens into esophagus। buccal cavity खुली तो esophagus में, लेकिन किसके रास्ते से जाके, pharynx के रास्ते से जाके। read the line again, mouth open into buccal cavity that leads to esophagus through pharynx। So how does it works? It works like this, that your mouth lead to buccal cavity and then buccal cavity opens into esophagus through pharynx, okay? And your esophagus, not esophagus, but your alimentary canal is short because this is carnivore animal, that's why its intestines are what, also small। यहाँ तक समझ आ गया, ओके। ईसोफेगस क्या है, एक छोटी सी ट्यूब है जो कहाँ जाके खुलेगी, आपके स्टमक में खुलेगी, ओके। स्टमक में फिर आगे जाके स्टमक जो है वो इंटेस्टाइन्स में चला जाएगा और फिर आगे जाके वो रेक्टम बन जाएगा। अब फाइनली और बाहर कैसे निकलेगा, आउटसाइड बाय क्लोका, क्लोका से बाहर निकल जाता है। अब देखो ये क्या है आपका, यहाँ पे कहीं नीचे आपका क्या होगा, लिवर भी, ये दिस इज आई थिंक योर लिवर। देखो हमारा लिवर जो है वो इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का होता है, इनका लिवर पूरा फैला हुआ होता है। सो देयर लिवर, दिस इज देयर लिवर, दिस इज व्हाट, डायग्राम भी अच्छे से समझो। दिस इज द हार्ट ऑफ फ्रॉग, दिस इज द लिवर ऑफ फ्रॉग, ये गॉल ब्लैडर है। लिवर क्या करता है, लिवर क्या करता है, सिक्रीट करता है किसको, बाइल को, और बाइल को स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। तो लिवर क्या करता है, इट प्रोड्यूस बाइल, बाइल क्या करता है, फैट को इमल्सीफाई। बाइल का काम क्या है, इमल्सीफाई करना, यानी तोड़ना, किसको, फैट को तोड़ना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। तो बाइल क्या करेगा, फैट को तोड़ेगा किस किस में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। और इसको बनाता कौन है, लिवर, और लिवर इसको बना के स्टोर कहाँ पे करने को कह देता है, गॉल ब्लैडर को कह देता है कि स्टोर कर लो तुम बाइल जो मैंने बनाया है। और फिर यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पेनक्रियाज भी होता है। ये पेनक्रियाज जो है इसमें क्या बनता है, डाइजेस्टिव जूस बनता है, जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं, इसमें होते हैं वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। क्योंकि देखो बाइल तो आ गया ना, बाइल तुम्हारा फैट को डाइजेस्ट कर लेगा, जो कि गॉल ब्लैडर निकाल देगा सीधा सीधा डिओडेनम में, जहाँ पे तुम्हारी सबसे पहले डाइजेशन शुरू होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा, तो उसके लिए पेनक्रियाटिक जूस है ना, पेनक्रियाटिक अमाइलेस, ओके। सो देखो तुमने खाना खाया, अपने मुंह में डाला, तुम्हारे मतलब फ्रॉग ने खाना खाया, अपने बाइलोब टंग से किसी मधुमक्खी को पकड़ा, उसको अपने मुंह में डाला, बकल कैविटी में डाला, फिर फेरिंग्स के बकल कैविटी में सलाइवा से मिलके वो फेरिंग्स के थ्रू चला गया तुम्हारी ईसोफेगस में। जैसे ही वो तुम्हारी ईसोफेगस में आया तो उसके बाद चला गया तुम्हारे स्टमक में, क्योंकि ईसोफेगस छोटी है। तो स्टमक में जाने के बाद जो स्टमक की वॉल है ना, ये दो तरह के क्या कहते हैं, ऐसे एक एसिड और एक जूस को रिलीज करती है। जिस एसिड को रिलीज करती है उसको HCl कहते हैं, और जिस जूस को रिलीज करती है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसको रिलीज किसने किया, स्टमक की वॉल ने। तो तुम्हारी स्टमक की वॉल ने दो एसिड निकाले, कौन कौन सा, पहला HCl, ताकि एसिडिक हो जाए। तुम्हें पता है ना एसिड हर चीज़ को गला देता है, तो पहले एसिड निकालेगी और फिर उसके बाद निकालेगी गैस्ट्रिक जूस। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, ये पेप्सिन और ये सब मतलब जितने भी होते हैं, ठीक है। कहाँ से निकला, वॉल ऑफ स्टमक से निकला। क्या क्या निकला, HCl निकला और गैस्ट्रिक जूस निकला। यहाँ पे छोटे 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 से बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं स्टमक की वॉल पे, बहुत छोटे 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 से ग्लैंड्स होते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद अब जब यहाँ पे थोड़ा सा HCl और गैस्ट्रिक जूस ने इस जो खाना आया था इसको थोड़ा सा पार्शली डाइजेस्ट कर दिया, तो उस खाने को हम क्या कहते हैं, उस खाने को हम कहते हैं काइम, CHYME, काइम। क्या कहते हैं, पार्शली डाइजेस्टेड जो खाना हमारे स्टमक के बिल्कुल एंड पोर्शन तक पहुंच जाता है उसको हम कहते हैं काइम। अब ये काइम जो है ये जब इंटेस्टाइन में एंटर करती है तो जो पहला पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको हम कहते हैं डिओडेनम। जहाँ पे ये जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले इसकी इंटेस्टाइनल जो है वो डाइजेशन शुरू होती है। और तुम्हारे डिओडेनम में एक क्या कहते हैं डक्ट होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। उसमें क्या होता है, वो बाइल पिगमेंट जो तुम्हारी गॉल ब्लैडर में स्टोर की गई थी उसको अपने अंदर यहाँ पे बाइल जो ये लिवर है ना,
लिवर का जो गॉल ब्लैडर है, तो ये यहाँ पे अपनी एक सिक्रीशन देगा, बाइल यहाँ पे देगा, ताकि ये जो काइम में जितनी भी फैट है इसको इमल्सीफाई करके ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट किया जा सके। फिर जैसे कॉमन बाइल डक्ट से थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहाँ पे पेनक्रियाज भी लगा होता है। पेनक्रियाज भी अपने डाइजेस्टिव जूस यानी पेनक्रियाटिक जूस को इसमें फेंकेगा, जो कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर देंगे। आधा तो आप डाइजेस्ट पहले ही ऊपर होके आए थे, आधा आपने यहाँ पे कर लिया। फिर जब आप थोड़ा और स्मॉल इंटेस्टाइन में नीचे जाते हो, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है, यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे से माइक्रोविलाई और विलाई मिल जाएंगे, माइक्रोविलाई और विलाई मिल जाएंगे। ये खाने की क्या करेंगे, फाइनल एब्जॉर्प्शन करेंगे और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इनको हम कहते हैं न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहते हैं, फोल्ड कह लो, प्रोजेक्शन कह लो, फोल्ड कह लो। तो ऐसे छोटे 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 से होते हैं। एक तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, और बाकी डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपके मुंह से, फिर फेरिंक्स से होके ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में एचसीएल और गैस्ट्रिक जूस से मिलकर पार्शियली डाइजेस्टेड काइम बन के आया आपका डिओडेनम में। वहाँ पे बाइल मिला उसको पेनक्रियाटिक जूस से उसका कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन तीनों चीज़ें, मतलब फैट तो बाइल से और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो उसके पेनक्रियाटिक जूस से डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद थोड़ा और नीचे आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसको माइक्रोविलाई मिला जिसने फाइनल एब्जॉर्प्शन कर दी और खाना जो है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो गया। फिर भी जो बच गया, जो फाइनली अनडाइजेस्टेड बच गया, वो आपका आएगा सीधा और सीधा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से जाएगा आपका सीधा और सीधा रेक्टम में। कहाँ जाएगा, रेक्टम में, और फिर बाहर निकलेगा बाय अपर्चर विच इज़ नोन एज क्लोका। क्या कहते हैं, क्लोकल अपर्चर या क्लोका, इससे बाहर निकल जाएगा। ये है आपका डाइजेशन का पूरा और पूरा सिस्टम। ओके, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस तक पढ़ लिया था। आगे देखो, फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब टंग। टंग कैसी है, बाइलोब। डाइजेशन कहाँ पे होती है, एचसीएल और गैस्ट्रिक जूस से स्टार्ट होती है, जो कि रिलीज होता है स्टमक की वॉल से। पार्शियली डाइजेस्टेड खाने को काइम कहते हैं, जो स्टमक से सबसे पहला स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट डिओडेनम तक जाएगा। डिओडेनम बाइल रिसीव करता है वाया बाइल डक्ट। जो कॉमन बाइल डक्ट है ना, कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पे बाइल भी आता है और पेनक्रियाटिक जूस भी आता है, तो दोनों की सिक्रेशन एक साथ आती है। तो कॉमन बाइल डक्ट में गॉल ब्लैडर से बाइल आएगा और पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस आएगा। बाइल फैट को एमल्सिफाई करेगा और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। फाइनल डाइजेशन होगी हमारी विलाई और माइक्रोविलाई की मदद से, जो कि हमारे फाइनली एब्जॉर्ब कर लेंगे खाने को, और जो भी अनडाइजेस्टेड बच गया वो रेक्टम के थ्रू क्लोकल अपर्चर से क्लोका से बाहर निकल जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से। अब फ्रॉग को जब आप पढ़ोगे तो फ्रॉग 3 तरह की रेस्पिरेशन कर सकता है। अपनी स्किन के थ्रू भी कर सकता है, अपने लंग्स के थ्रू भी कर सकता है, और अपनी बकल कैविटी के थ्रू भी कर सकता है। तीनों के नाम बिल्कुल अलग अलग हैं। स्किन के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं क्यूटिनेशियस, तो स्किन से जो रेस्पिरेशन होगी उसका नाम होगा क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन। लंग से जो रेस्पिरेशन होगी इसका नाम होगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और बकल कैविटी से जो रेस्पिरेशन होगी उसका नाम होगा बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, गॉट इट। frog की skin, lung and buccal cavity. Skin is cutaneous respiration, lung is pulmonary and buccal cavity is bacopharyngeal. अब कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है वो हम अभी आगे समझते हैं। तो फ्रॉग रहता कहाँ कहाँ है पहले ये देख लेते हैं। फ्रॉग हमारा फ्रेश वाटर में रहता है, ज़मीन पे रहता है और हाइबरनेशन में रहता है। फ्रॉग 3 तरह की कंडीशंस में रहता है। कहाँ कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है, लैंड में रहता है, और हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में बरों में धंस के नीचे रहता है। ओके, ये 3 तरह की चीज़ों में रहता है। तो देखो, जब फ्रॉग जो है वो फ्रेश वाटर में होता है तो वो अपने मुंह के अंदर तो पानी कभी पीता नहीं है, तो बक्कल कैविटी भी से भी नहीं होगी और उससे भी नहीं होगी। अब मैं बताती हूँ क्यों भी नहीं होगी। तो लंग से भी नहीं होगी, तो स्किन से होती है। अब क्यों होती है तो मेरी बात समझो। फ्रॉग पता क्या करता है, जो पानी के अंदर ऑलरेडी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है ना, पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, उस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से वो अपने आप की रेस्पिरेशन करवाता है। तो आप मुझे बताओ, जब तक आप पानी पियोगे नहीं, मुंह खोलोगे नहीं, तब तक आप कैसे, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को, डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लोगे। तो उसके लिए उनकी जो स्किन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन होती है आपकी फ्रेश वाटर के अंदर, और इवन जो हाइबरनेशन होता है तब भी आपकी स्किन से ही होती है। लेकिन जब आप लैंड पे रहते हो तो आप तीनों तरीक़ों से कर लेते हो। आप स्किन से कर लेते हो, आप लंग से कर लेते हो, आप बकल कैविटी से कर लेते हो। एक बार एनसीईआरटी में देखते हैं एनसीईआरटी इसको किस तरह से लिखती है। ओके,
फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड, अलग अलग डिफरेंट मेथड से। स्किन जो है वो एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यानी जब भी आप पानी में होगे तो आप डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ स्किन से यानी क्यूटनेशियस रेस्पिरेशन ही करोगे। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन। मैंने बोला ना आपको कि जो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो आपकी स्किन बहुत पतली होती है, इसलिए मॉइस्चर चाहिए होता है, और पानी भी ऐसे ही एब्जॉर्ब होता है, पीते तो है नहीं है। तो जो पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो स्किन के थ्रू डिफ्यूज होकर बॉडी के अंदर जाता है। तो जब भी आप पानी में होगे आपकी स्किन डिजॉल्व ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करवाएगी, अंदर डिजॉल्व करवाएगी, एक्सचेंज करवाएगी, और इसीलिए आपकी हमेशा क्यूटनेशियस रेस्पिरेशन ही होगी। लेकिन जब आप लैंड पे होंगे तो आप बकल कैविटी यानी बकोफेरेंजियल स्किन यानी क्यूटनेशियस लंग यानी पल्मोनरी, लंग को पल्मोनरी कहते हैं बाय द वे, तीनों तरह की रेस्पिरेशन आप कर सकते हो। रेस्पिरेशन ऑफ लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी। लंग जो हैं ये किस तरह के करे होते हैं, लंग इस तरह से एलोंगेटेड पिंक कलर के होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपके ट्रंक यानी कि जो नीचे वाला पार्ट था उसके अपर रीजन में होता है। ट्रंक को हम थोरैक्स भी कहते हैं, थोरैक्स बिलो, थोरैक्स इज अबव एब्डोमेन, आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे याद भूल गया, आई एम सॉरी। ट्रंक पार्ट, ओके। तो जो ये हमारी बॉडी में ऊपर वाला जो एरिया था इसको हमने हेड कहा था और नीचे वाले एरिया को हमने ट्रंक कहा था। तो ट्रंक को जब आप हाफ में डिवाइड करोगे तो इसका जो अपर पार्ट है यहाँ पे आपके इस तरह से 2 लंग्स होते हैं, जो कि किस कलर के होते हैं, पिंक कलर के एलोंगेटेड सैक, पिंक कलर के एलोंगेटेड सैक्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं, ओके। कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर रीजन ऑफ थोरैक्स में। अब अगर तुमको लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करनी है तो कैसे करोगे, एयर एंटर करती है नॉस्ट्रल्स के थ्रू, जो तुम्हारे मुंह के ऊपर 2 नॉस्ट्रल्स हैं उनके थ्रू, ठीक है, कहाँ पे, बकल कैविटी में, और फिर वहाँ से सीधा सीधा तुम्हारे लंग में चली जाती है। एक ये तरीका है। तो बकल कैविटी और लंग वाला 2 तरीके तुमको समझ आ गए, और पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से तुम्हें स्किन वाला तरीका समझ आ गया, ठीक है। अब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में भी स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन होती है। तो हमने 3 तरीके एक जो फ्रॉग है वो कैसे रहता है, या तो वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में रहेगा, या वो फ्रेश वाटर में ही रहेगा, या वो लैंड में रहेगा। जब वो लैंड में रहेगा तो वो तीनों तरह की रेस्पिरेशन कर सकता है। जब वो फ्रेश वाटर और हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ स्किन के थ्रू यानी क्यूटनेशियस रेस्पिरेशन कर सकता है। फ्रेश वाटर में तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको वो अपनी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब करा के या एक्सचेंज करा के, एक्चुअली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को एक्सचेंज कराता है अपनी स्किन के थ्रू और डिफ्यूजन के थ्रू, इसलिए उसकी हो जाती है। और जब क्या कहते हैं हाइबरनेशन वगैरह में होता है तब भी वो स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन, गॉट इट। अब आ जाते हैं सर्कुलेशन पे। सर्कुलेशन इज आई गेस स्टिल हेयर। सर्कुलेशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन बड़ा अच्छा समझ आ जाए ना जिसको, उसके लिए तो एकदम चुटकी बराबर खेल है सर्कुलेशन। इसके बाद कुछ भी नहीं है, एक्सक्रीशन है और रिप्रोडक्शन है, देन योर चैप्टर एंड्स ओवर हेयर, ओके। छोटे से 2 टॉपिक रह गए हैं, एक रिप्रोडक्शन और एक एक्सक्रीशन, इसके बाद सर्कुलेशन के बाद। तो फटाफट चलो अभी हम सर्कुलेशन को ख़त्म कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ गाइज, आई नीड सम वाटर, गिव मी 1 मिनट, ओके गाइज। तो सर्कुलेशन को समझाने के लिए, जो फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको एक जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। आप समझो, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए हम इसमें 3-4 तरीके पढ़ेंगे, और ये फाइन। देखो, पहला हम पढ़ेंगे इसमें ब्लड की सर्कुलेशन, फिर हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम यानी लिम्फ का थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें एक वेनस सिस्टम होता है यानी पोर्टल सिस्टम, बेसिकली पोर्टल्स कैसे काम करते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी हार्ट जो है वो सर्कुलेशन कैसे करता है। तो सबसे पहले जो फ्रॉग है इसका हार्ट कैसा होता है, हल्का हल्का से ये समझ लेते हैं, इसका हार्ट दिखता कैसे है। तो फ्रॉग का जो हार्ट है इसमें इस तरह से एक राइट एट्रिया होता है, एक लेफ्ट एट्रिया होता है, साइज़ वो कुछ नहीं है ऐसा, मेरी ही ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, और वेंट्रिकल एक ही होता है। यानी कितने चैम्बर्स बनाए मैंने, 3 चैम्बर्स। तो फ्रॉग का जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्स का होता है, फ्रॉग का हार्ट आपका सिर्फ 3 चैम्बर्स का बना हुआ होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्या कहते हैं, तो ये सोचो कि मैं एक डॉर्सल हार्ट बनाया, मैंने हार्ट का कौन सा एरिया बनाया, डॉर्सल हार्ट बनाया। डॉर्सल समझ के ना, द वन दैट फेसेस व्हाट, सन, पीछे का एरिया बनाया। जब मैं पीछे का एरिया बनाऊंगी तो यहाँ पे राइट एट्रिया के पास में मुझे एक ट्रायंगल सा ऐसा कुछ बना हुआ दिखेगा, ऐसा मुझे कुछ समझो, यहाँ मुझे कुछ दिख गया, बाद में बताती हूँ क्या दिखा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर दूँ,
ओके, अब मैं एक और हार्ट बनाना चाहूँगी। ये फिर से मैंने एक राइट एट्रियम बनाया, ये मैंने एक लेफ्ट एट्रियम बनाया और मैंने ये वेंट्रिकल बनाया। अब लेकिन मैंने ये कौन सा पार्ट बनाया, हार्ट का वेंट्रल पोर्शन बनाया। तो जब मैं हार्ट का वेंट्रल पोर्शन बनाऊंगी तो यहाँ से मुझे ना एक सैक सी दिखेगी, ठीक है। अब मैं इनको, और ये मैंने कौन सा वेंट्रल एरिया बनाया, वेंट्रल यानी जो आगे को फेस करे, ज़मीन को फेस करे, अर्थ को फेस करे, ईवी, ओके, अर्थ को फेस करे। आपको ये बात याद रखनी है पहला कि इसमें हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। और पता है इसमें ना क्लोज सिस्टम होता है सर्कुलेशन का। क्लोज सिस्टम मतलब जितना भी खून है वो सारा का सारा किसी क्लोज चीज़ में यानी किसी वेन्स में ट्रैवल करेगा। खून ऐसे साइनसेस में जैसे ओपन स्पेसिस में नहीं फ्लो करेगा, वेन्स प्रॉपर चैनल्स बने हुए होंगे उनमें ही फ्लो करेगा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, अच्छे से आ गया। चलो अब एनसीईआरटी में समझते हैं क्या लिखा हुआ है। और ये जो 2 चीज़ें हैं ना इनको दिमाग में बिठा के रखना है अभी से। नाउ लेट्स रीड व्हाट एनसीईआरटी सेज अबाउट इट। लेट्स गो गर्ल्स। द वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर यानी जो फ्लूइड का सिस्टम है, वैस्कुलर सिस्टम इन फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज सिस्टम। क्लोज है क्योंकि प्रॉपर ऐसे चैम्बर्स बने हुए हैं एक तो हार्ट के, उसके बाद वेसल्स प्रॉपर बनी हुई हैं, सारा का सारा ब्लड लिम्फ जो भी फ्लूइड है बॉडी का वो इन वेसल्स में ट्रैवल करता है। तो एक तो क्लोज्ड है, दूसरा कैसा है, वेल डेवलप्ड। और पता है फ्रॉग के पास लिम्फेटिक सिस्टम भी है। लिम्फेटिक सिस्टम वो जिसमें क्या होगा, आपका लिम्फ होगा, लिम्फ चैनल होंगे, लिम्फ नोड होंगे, मतलब समझ लो एक एक्स्ट्रा बैकअप पे रखा हुआ है इसने। आपके पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, देन लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, यानी आपके पास लिम्फ है, लिम्फ चैनल है, लिम्फ नोड्स हैं, जो क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा बचा बुचा इधर उधर का जो भी फ्लूइड होगा उसको कलेक्ट करेंगे और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करेंगे आपको, ओके। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम तो था ही जिसमें हार्ट भी था, ब्लड भी था और ब्लड वेसल्स भी थी। तो हार्ट तो है ही है, खून भी है और खून क्योंकि क्लोज्ड है तो खून की वेसल्स भी हैं और लिम्फेटिक सिस्टम भी है साथ में एक एक्स्ट्रा जिसमें लिम्फ भी है। लिम्फ फ्लो किसमें करेगा, लिम्फ चैनल्स में फ्लो करेगा। और लिम्फ मिलेगा कहाँ आपको, लिम्फ नोड्स में मिलेगा, यानी ग्रोइन एरिया में, आर्मपिट्स के नीचे जो आपका थाइमस वाइमस ग्लैंड्स होते हैं इन सब में, तो यहाँ पे मिलेगा। लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स तक लिम्फ को पहुँचाएगा कौन, लिम्फ चैनल। और लिम्फ तो होगा ही होगा, टिश्यू जो मिडिल मैन होता है वो टिश्यू फ्लूइड कहते हैं उसको, लिम्फ को, है ना। उसके बाद ब्लड सिस्टम में क्या, हार्ट तो है ही है, हार्ट में क्या बहता है, ब्लड, और बहता आता जाता कैसे है, वेसल्स के थ्रू। ये तो हो गया पूरा ह्यूमंस के जैसा। अब हार्ट कैसा है, इनका मस्कुलर है, ऑब्वियसली मस्कुलर ही होगा यार, उसको पंप करना है तो मसल्स ही पंप करेंगी, बोन थोड़े पंप करती है। तो हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हार्ट है कहाँ पे, थोरैक्स में होगा ऑब्वियसली। तो इट इज सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी के अपर कौन सा एरिया था, ट्रंक, बॉडी का नीचे वाला हिस्सा ट्रंक, और ट्रंक का ऊपर वाला एरिया कौन सा, थोरैक्स, यानी अपर पार्ट ऑफ बॉडी। तो यानी थोरैक्स में ही तुम्हारा जो है वो हार्ट है। हार्ट के कितने चैम्बर हैं, 3 चैम्बर बताया ना, एक राइट एट्रिया, एक लेफ्ट एट्रिया, और वेंट्रिकल सिर्फ एक। एट्रिया जो है, एट्रियम जो है, ये दोनों प्रॉपर है, राइट और लेफ्ट, लेकिन जो वेंट्रिकल है वो सिर्फ और सिर्फ एक है आपका। अब ये जो हमने ये बनाए 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल, इसको ना एक चीज़ इस तरह से ऐसे पूरी प्रॉपर अच्छे से कवर करती है। इस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्डियम, ओके। पेरी मतलब आउटर कवरिंग, कार्डियम इज, कार्डिया जो वर्ड है इट इज यूज फॉर हार्ट, तो हार्ट की आउटर कवरिंग इज पेरिकार्डियम। व्हाट इट इज नोन एज, पेरिकार्डियम। तो हार्ट की जो मेम्ब्रेन है जो हार्ट को कवर करती है, 2 एट्रिया को एक वेंट्रिकल को, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अब याद है मैंने वहाँ पे जो 2 डायग्राम्स बनाई थी, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल में, जब मैंने डॉर्सल स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने राइट एट्रिया के ऊपर एक ऐसा ट्राइंगल सा एक स्ट्रक्चर बनाया था, और जब मैंने वेंट्रल स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने उसके पास वेंट्रिकल के पास ही एक सैक सी बनाई थी। अब मैं समझाती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया था, ये देखो। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनस, यानी ये जॉइंस द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम को जॉइन करता है कौन, साइनस वेनस, साइनस वेनस, ओके। उसके बाद अब इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम मेजर वेन कॉल्ड वेना कावा। ये हम आगे पढ़ते हैं क्या है। द वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक कॉल्ड कोनस आर्टरियोसस। कोनस, ये सैक, कोनस आर्टरियोसस, इट इज ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। तो एक काम करते हैं, मुझे नहीं लगता आपको ये यहाँ से एक बार में पढ़ के सारा का सारा समझ आ जाएगा, तो इस चीज़ को, इस इतने से टॉपिक को हम थोड़ा सा बीच में छोड़ते हैं। ये हमारा वो जो मैंने वेनस सिस्टम जिसमें नीट 2025 में इस बार सवाल भी आ रखा है, ये येलो वाला पार्ट जो है यहाँ से, तो ये वो है आपका वेनस सिस्टम। ये भी मैं आपको समझा दूंगी क्या क्या होता है इसमें भी। अब थोड़ा सा ब्लड की कंपोजिशन पढ़ लेते हैं, ठीक है।
बाकी सब थोड़ा थोड़ा सा समझने वाला है, जो नहीं समझने वाला है पहले वो खत्म कर लेते हैं एनसीईआरटी से। ब्लड किस किस का, ह्यूमंस में ब्लड किस किस का बना होता है बताओ मुझे। प्लेटलेट्स होंगे, अच्छा जी, डब्ल्यूबीसी होगी, और क्या होगा तुम्हारा, आरबीसी होगा। ठीक है, यही होता है ना मोस्टली, तो यही 3 चीज़ें होती हैं। अब देखो, ब्लड इज कम्पोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स में क्या होगा, ये जो मैंने ब्लड सेल्स बनाए थे, इसके अलावा प्लाज्मा भी होगा 45% और 55% और वटेवर। ठीक है, अभी छोड़ो इसको। क्या क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है और सेल्स होते हैं। सेल्स 3, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, 4 चीज़ें होती है टोटल तुम्हारे ब्लड में। तुम्हारे ब्लड इज कम्पोज ऑफ 4 थिंग्स, एक तो सेल्स जो 3 तरह के हो गए, और एक तुम्हारा प्लाज्मा हो गया साथ में। ठीक है, अब आरबीसी जो है, इसमें ये जो मेन डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है वो बस ये एक लफ्ज़ का है, बाकी सारा का सारा इंसानों को जैसा है। हमारा जो ह्यूमन बींग का मेच्योर आरबीसी होता है वो इनन्यूक्लिएटेड होता है। इनन्यूक्लिएटेड मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन फ्रॉग का जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस होता है पहला, और रेड पिगमेंट तो उसमें भी होती है क्योंकि रेड ब्लड सेल है, पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन हमारी अपनी वाली। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा आरबीसी, प्लेटलेट, बाकी सब बिल्कुल बिल्कुल सेम, कुछ लर्न नहीं करना, बस एक चीज़ जो लर्न करनी थी वो मैंने बता दी। अब लिम्फ थोड़ा सा ब्लड से अलग होता है, क्योंकि लिम्फ में ना प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन यानी जो ये प्लेटलेट्स में होते हैं, ये वाले जो क्या कहते हैं इनको, फाइब्रिनोजन वगैरह वगैरह, जो ये जो कोगुलेशन करने में हेल्प करते हैं, ये वाले जो प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह, ये सब नहीं होते उसमें, और आरबीसी भी नहीं होते। तो इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज। बेसिकली क्या होता है, लिम्फ की जो वेसल्स होती हैं वो बहुत सीव टाइप होती हैं, तो उसमें से ये पास नहीं कर पाते, इसलिए भी ऐसा होता है। और डब्ल्यूबीसी जो है वो अपनी शेप को चेंज कर पाते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म वगैरह वो दिखाते हैं, तो वो ऐसे स्क्वीज कर जाते हैं उसमें से, तो इसलिए भी वो होते हैं लिम्फ में। तो लिम्फ में क्या क्या नहीं है, लिम्फ में प्रोटीन नहीं है और आरबीसी नहीं है, फ्यू, नॉट ऑल बट फ्यू। ब्लड क्या करता है, कैरी क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स करेगा, गैस करेगा, वाटर करेगा, फूड वगैरह, ये सब चीज़ों को रिस्पेक्टिव साइड जहाँ जहाँ तक उसको बोलेगा, वही ह्यूमंस वाला सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव बाय पंपिंग ऑफ मस्कुलर हार्ट। ये जो है ये सेम ह्यूमंस वाला है, बीच में जो एक वर्ड था वो मैंने बता दिया क्या एक्स्ट्रा था। अब मैं ना आपको समझा देती हूँ कि बेसिकली व्हाट हैपन्स। तो मैंने ये जो मैं चीज़ समझाने वाली हूँ, आई हैव सीन लाइक लिटरली, मैंने इतने बड़े बड़े जो बिग बिग कंपनीज एंड बिग बिग नेम्स के जो टीचर्स हैं, दे टीच दिस टॉपिक, इतना ऐसा गलत पढ़ाया जा रहा है, मतलब मुझे लग रहा है वो शायद ईजी करने के लिए गलत कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, बट बेसिकली नहीं समझ आता यार। फिर आप बोलते हो मिक्स ब्लड है, फिर आप ये भी कहते हो कि राइट एट्रियम लेके ब्लड जो है वो जाता है लंग तक, तो वो ऐसा काम नहीं करता। बेसिकली मैं समझाती हूँ व्हाट हैपन्स। समझो ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, और ये आपका वेंट्रिकल है, और आप एक फ्रॉग हो। आपने एक फ्रॉग को बीच में से काटा और आपने उसका दिल निकाल के भी बाहर रख लिया, और ये आप उसका देख रहे हो अभी डॉर्सल साइड। क्या देख रहे हो आप, डॉर्सल साइड। और यहाँ पे जो आपने देखा तो आपको एक ट्रायंगल सा भी यहाँ पे दिखा। इस ट्रायंगल के साथ साथ आपको ये भी दिखा कि इस ट्रायंगल के यहाँ पे एक आपको वेन आती हुई दिख रही है, और इस ट्रायंगल का जो नाम है, इसका नाम है साइनस वेनस, VEN वेनस, OUS, या वेनस, साइनस वेनस। और इसका नाम जो है, इसका नाम है आपका विना कावा। ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका अकेला एक वेंट्रिकल है, इसके बाहर इस तरह से एक कवरिंग होगी आपकी, इस कवरिंग का नाम होगा आपका पेरिकार्डियम। अब यहाँ पे ना अच्छे से फोकस करके समझना, ये समझ आ गया तो तुम्हारा ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये जिंगल वाला हो जाएगा। आपकी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उस सारे को कौन इकट्ठा करता है, वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। आपकी पूरी बॉडी में से गंदा खून, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यूज़ हो चुका होता है ब्लड, वो लेके आती है। तो समझो ये वेना कावा फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई। ठीक है, इसने यहाँ पे दे दिया, साइनस वेनस को सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया, और साइनस वेनस ने फिर इस सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको दे दिया, राइट एट्रियम को दे दिया। बस राइट एट्रियम का काम ही सिर्फ इतना है कि साइनस वेनस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना। राइट एट्रियम का काम खत्म। साइनस वेनस का काम था वेना कावा से ब्लड लेना। अब वेनस में वर्ड आ रहा है एक वेन। वेन क्या करती है बताओ मुझे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो कैरी करती है ना, वही तो करा उसने। और हमारे हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके कौन देता है, वेना कावा। फ्रॉग का भी ऑलमोस्ट सेम ही हार्ट है, बस चैम्बर 3 है इसमें। तो वेना कावा ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके दिया किसको, साइनस वेनस को, जो कि हार्ट के राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो राइट एट्रियम पे ज्वाइन करता है हार्ट है। इस तरह से यहाँ आपका राइट एट्रियम में आपका भर गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
आपकी बॉडी ने क्या किया, पंप करा और राइट एट्रियम ने सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया अपने वेंट्रिकल, आपके इस वेंट्रिकल को। यहाँ पे आपका आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कहानी ख़त्म यहाँ पे। अभी डॉर्सल साइड में ही थे हम। फिर क्या होगा, आपकी जो बॉडी है इसमें एक और चीज़ होती रहती है, एक और चीज़ साथ साथ में चलती रहती है कि आपकी जो लंग्स एंड इवन स्किन भी बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है, लंग्स और स्किन से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है आपके राइट एट्रियम में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमंस, इन फ्रॉग्स, एवरी ओनली कम्स टू राइट एट्रियम एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली कम्स हियर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली कम्स टू राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में आ गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट एट्रियम का भी और कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, इस पूरे के पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको दे देना, वेंट्रिकल को दे देना। चलो भाई, अब यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि 3 चैम्बर हैं, बीच में कोई सेप्टा नहीं है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को रोकने वाला, यहाँ पे होगी मस्त आपकी मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ये समझ आ गया। अब दोबारा से एक हार्ट बनाते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये आपका वेंट्रिकल, लेकिन अब हमने वेंट्रल साइड बनाई है। कौन सी साइड बनाई है, वेंट्रल। तो यहाँ पे ना हमें एक सैक भी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, एक सैक, जो कि वेंट्रल साइड में है और वेंट्रिकल के साथ में अटैच्ड है। किसके साथ अटैच्ड है, वेंट्रिकल के साथ अटैच्ड है, वेंट्रिकल के साथ अटैच्ड है। इसका नाम है कोनस आर्टरियोसस, समथिंग स्पेलिंग बट कोनस, एक सैक, और इसमें एक देखो एक वर्ड आ रहा है इसमें, आर्टरियोसस, यानी ये आर्टरी वाला काम करेगी। कोनस आर्टरियोसस यानी ये आर्टरी का काम करेगी। आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ऑक्सीजनेटेड भी छोड़ो, लेट्स नॉट गेट इनटू देयर। आर्टरी क्या करती है, ब्लड किसको देती है, आपकी बॉडी को ब्लड देती है। तो क्या हुआ था, यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे जो ट्रायंगल था उसने इसको दिया। अब ये दोनों के दोनों ब्लड आ गए आपके किसमें, वेंट्रिकल में, और यहाँ पे हो गई मस्त मिक्सिंग ऑफ ब्लड। अब ये सारा का सारा खून चला जाता है आपके कोनस आर्टरियोसिस में, और फिर कोनस आर्टरियोसिस में आपके होते हैं स्पाइरल वॉल्व्स। क्या होते हैं, स्पाइरल वॉल्व होते हैं। वॉल्व क्या करते हैं, बैक फ्लो नहीं आने देते, खून को वापस मतलब बैक फ्लो नहीं करने देंगे वेंट्रिकल में। और स्पाइरल वॉल्व्स क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें एक जुगाड़ लगा देते हैं, एक जुगाड़ लगा देते हैं। इस जुगाड़ लगाने से क्या होता है, जितना भी ऑक्सीजन, जो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो चला जाता है आपके हेड के पास, और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके पास, हेड के पास और वाइटल ऑर्गन्स के पास। जब ऐसे हार्ट बहुत ज़ोर से पंप करेगा ना तब होगा ऐसा। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाता है आपके लंग और स्किन के पास, क्या होने के लिए, ऑक्सीजनेट होने के लिए। फिर यहाँ से ऑक्सीजनेट होके ये आ जाएगा आपके ये वाले लेफ्ट एट्रिया में आ जाएगा। और ये जो आपका हेड और वाइटल ऑर्गन के पास चला गया था, टिश्यूज़ के पास जो आपका हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया था, जब ये यूज़ हो जाएगा तो ये थ्रू वेना कावा दिस इसमें आ जाएगा, आपके साइनस वेनस में आ जाएगा, और फिर साइनस वेनस से आपके राइट एट्रिया में, और फिर यहाँ से मिक्सिंग। सो दिस इज़ द एक्चुअल प्रोसेस जिससे कि ये पूरी की पूरी मिक्सिंग होगी। ये समझ लेना अच्छे से। एक बार पॉज करो वीडियो को यहाँ पे। मैंने ड्राइंग बहुत गंदी बनाई है, बट मैंने कोशिश की आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो दिस इज़ द फाइनल डिटेल्ड, मतलब मेरे को लगता है इससे डिटेल किसी ने कभी पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। अब इन लाइंस को पढ़ो तो आपको बड़ा मस्त तरीके से समझ में आएगा, ट्रस्ट मी। पढ़ो इनको, क्या लिखा हुआ है। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनस joins right atrium. Right atrium always receive deoxygenated blood and the vein is also written over here, यानी deoxygenated blood आएगा. A triangular structure called sinus venous join the right atrium. It receive blood from the major veins called vena cava veins. The ventricle opens into a sac called conus arteriosus. और जो अब अलग लाइन आ गई, तो आपको मैंने बताया ना वेंट्रिकल जो नीचे था वो एक सैक में खुल रहा था जिसका नाम था कोनस आर्टरियोसिस। आर्टरी का काम है ब्लड पूरी बॉडी को देना, इसलिए आर्टरी यहाँ पे वर्ड आ रखा हुआ है। ऑन द वेंट्रल साइड ये साइनस वेनस जो है ये आपका डॉर्सल साइड में होता है, और जो आपका क्या कहते हैं ये आर्टरियोसिस होता है ये वेंट्रल साइड में होता है। दोनों अलग अलग साइड में प्रेजेंट होते हैं। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय आर्टरीज। तो आर्टरी तो भाई थी ही सिर्फ वेंट्रिकल में, है ना, आर्टरियोसिस, कोनस आर्टरियोसिस था आर्टरियल सिस्टम, तो उसके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड चला गया। मैंने बताया स्पाइरल वॉल्स जो है वो कुछ जुगाड़ लगा के ब्लड को अलग अलग करके मतलब कुछ करके भेज देते हैं। मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली 3 चैम्बर है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड तो होगा ही। वेन्स जो वेना काव वगैरह हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट से हार्ट तक
खून को लाती हैं और एक वेनस सिस्टम बनाती हैं। तो इस तरह से एक आर्टेरियल सिस्टम जो वेंट्रिकल से खून देता है जाके पूरी बॉडी को, और फिर वेनस सिस्टम जो पूरी बॉडी से कलेक्ट करके राइट एट्रिया तक लेके आता है, और जो खून जो ऑक्सीजनेटेड था वो लेफ्ट एट्रिया में आता है। तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया। कोई भी इससे क्वेश्चन आएगा, यू कैन ईजिली आंसर दोज क्वेश्चंस। अब देखो मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग भी बना रखी थी कि एक ये साइनस वेनस और ये सैक जो वेंट्रल साइड पे है, हार्ट इज मस्कुलर, 3 चैम्बर, 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल, आरबीसी इसमें न्यूक्लिएटेड होते हैं, लिम्फ वाला भी है, लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड, सब कुछ है। तो देखो इस तरह से ये होता है आपका साइनस वेनस की ओपनिंग राइट ऑरिकल में, राइट आर्टिकल में, और साइनस वेनस की, ठीक है, ओपनिंग वगैरह होती है। और ये होता है फ्रॉग का एक्चुअल हार्ट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। गॉट इट। अब ये हैं, ये जो 2 हैं पोर्टल सिस्टम, ये आपके स्पेशल वेनस कनेक्शन में आ जाते हैं। इनको समझ लेते हैं अच्छे से। ये भी मुझे यहाँ पे समझाना पड़ेगा। इसकी तो मैंने बड़ी अच्छी सी एक ट्रिक भी बना रखी हुई है लर्न करने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं स्पेशल वेनस कनेक्शन सिस्टम, स्पेशल वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम है तो ब्लड को कलेक्ट करेंगे। 2 वेनस सिस्टम है जो हमको फ्रॉग में पढ़ने हैं। पहला है रीनल पोर्टल सिस्टम, दूसरा है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इस बार रीनल पोर्टल सिस्टम से क्वेश्चन आ रखा था नीट में, तो अच्छा टॉपिक है, दोबारा आ सकता है क्वेश्चन, एक बार आ चुका है तो ध्यान से देना। इसमें ना आपको बस ये फर्स्ट वर्ड याद रखना है, आपको ये फर्स्ट वर्ड याद रखना है। रीनल, जब है रीनल पोर्टल सिस्टम तो खून कहाँ तक आएगा? रीनल तक आएगा। रीनल यानी खून किडनी तक आएगा। लेके कौन आएगा किडनी तक? लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, लोअर पार्ट यानी लेग्स वगैरह, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी खून लेके आएगी कहाँ तक? किडनी तक। जो आपकी आर्टरीज के थ्रू खून चला गया लोअर पार्ट तक, फिर वहाँ से खून किडनी तक आएगा, ठीक है, बाय रीनल पोर्टल सिस्टम। आएगा कहाँ तक? किडनी तक। लाएगा कौन? लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, लेग्स वगैरह। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में पहला वर्ड क्या है? हिपैटिक। हिपैटिक यानी लिवर। आएगा खून कहाँ तक? लिवर तक। लेके कौन आएगा? इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में जो एक ब्लड को इंटेस्टाइन से लिवर तक जाने का जो रास्ता है वो है एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। लोअर बॉडी से किडनी तक ब्लड के जाने का जो रिश्ता है उसको कहते हैं हम रीनल पोर्टल सिस्टम। जाना कहाँ तक है? जो फर्स्ट वर्ड होगा इस पोर्टल सिस्टम का, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम तो लिवर तक जाना है, रीनल पोर्टल सिस्टम तो किडनी तक जाना है। लाएगा कौन? किडनी के लिए लोअर बॉडी, हिपैटिक के लिए इंटेस्टाइन्स, यानी लिवर के लिए इंटेस्टाइन्स। Let's see what NCERT has written for this. It says there is a special venous connection. Venous यानी जो पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो इकट्ठा करेंगे। वेन्स जो है वो ब्लड को अलग अलग पार्ट से बॉडी को कलेक्ट करती है ना, और हार्ट तक लाती हैं। लेकिन जो स्पेशल वेन है वो इकट्ठा कर वो जो पोर्टल सिस्टम है उस वाले एरिया तक लेके आते हैं। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, हमको फ्रॉग में 2 ही तरह के पोर्टल सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जिसमें लिवर और किडनी का सीन होता है, लिवर तक खून लाया जाता है वाया किडनी, और दूसरा जो है वो रीनल पोर्टल सिस्टम जिसमें किडनी तक खून लाया जाता है वाया लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, ये 2 स्पेशल थे, ये हमने पढ़ लिए। कंपोजिशंस क्या थी ये हमने पढ़ ली। सर्कुलेशंस में क्या 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 नहीं, कैसा कैसा, सब हमने पढ़ लिया। हमारा सर्कुलेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार हम क्या करेंगे, हम जो एनसीईआरटी की जो डायग्राम है इसको भी अच्छे से समझ लेंगे। कुछ नहीं बना रखा इसने, एक तुम्हारा वेंट्रिकल बना रखा है, 2 तुम्हारे इस तरह से एट्रिया बना रखे हुए हैं, बस। चलो जी, अब हम पढ़ेंगे अब एक्सक्रीशन। इसके बाद एक हमारा रिप्रोडक्शन रह जाएगा एंड देन द चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके गाइज, नाउ लेट्स कम टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ नहीं होता, बस मेरी एक बात समझ लो अच्छे से। मैं ना डायग्राम पे जाती हूँ, मुझे लगता है यहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये देखो क्या होता है, जो ये क्या है? ये है तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम। किसका वर्टिब्रल कॉलम? फ्रॉग का। ये है फ्रॉग का वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ क्या होती हैं? एक डार्क रेड कलर की बीन शेप्ड किडनीज। डार्क रेड कलर की बीन शेप्ड किडनीज कहाँ? वर्टिब्रल कॉलम के ईदर साइड। ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये वर्टिब्रल कॉलम के पीछे दिख रही है ना थोड़ी सी, वर्टिब्रल कॉलम आगे आ रखा है ना, तो डॉर्सल साइड,
on the either dorsal side, either both side dorsal side of vertebral column we have bean shaped dark red color और पिंक कलर किडनीज। ठीक है, किडनी में, अब किडनी में तुम्हारा जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, जो एक्चुअली में यूरिन को बनाता है, फिल्टर करता है, उसका नाम क्या है? नेफ्रॉन। तो वो यूरिन बनाता है, इट इज़ अ फिल्ट्रेशन यूनिट, तो उसको हम कहते हैं यूरिनोफेरस टुब्यूल। क्या कहते हैं? यूरिनोफेरस टुब्यूल्स। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ फिल्ट्रेशन यूनिट। नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर। ओके, तो किडनी जो है पोस्टीरियर यानी पीछे होती है, पहली बात, क्योंकि डॉर्सल मैंने कहा ना, हो गया वो। अब किडनी में जब यूरिन बन जाता है वाया नेफ्रॉन, वो निकल के फिर आता है तुम्हारे यूरेटर में। कहाँ से बाहर निकलता है? यूरिन को किडनी से बाहर कौन लेके आता है? यूरेटर। कौन लेके आता है? यूरेटर। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो मेल फ्रॉग होता है, मेल फ्रॉग में यूरेटर दो काम करता है। यूरेटर स्पर्म्स भी लेके आता है किडनी से, यूरेटर किडनी से, अब मैं बताती हूँ वो आगे कैसे होगा, दैट इज़ अ वेरी यूनिक पॉइंट इन दिस। तो यूरेटर मेल्स में क्या करता है? स्पर्म भी लेके आता है और यूरिन भी लेके आता है किडनी से ही, और आके लाके किसमें वो कर देता है? एक ओपन, जो इनका कॉमन चैम्बर जो होता है, क्या कहते हैं, लाकर इसमें क्लोका में आके रख देगा। क्लोका क्या है? एक मतलब चैम्बर है। ठीक है, उसके बाद यूरिन जो है वो टेम्परली स्टोर हो जाएगा आपके क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर ब्लैडर्स के बाद बाहर आ जाएगा क्लोका में, और क्लोका से क्लोकल अपर्चर से सीधा का सीधा बाहर। देखो, रेक्टम, यूरेटर, ठीक है, रेक्टम, यूरेटर, मेल्स में तो रेक्टम और यूरेटर, ये दोनों जहाँ पे खुलते हैं उस एरिया को हम कहते हैं क्लोका। उस एरिया को हम कहते हैं क्या? क्लोका। ये पूरा जो रीजन है ये क्या है तुम्हारा? क्लोका। ओके, ठीक है, यार इतनी शांति क्यों हो गई एकदम से, मैं भी ओके। तो अब मुझे बताओ, ये जो यूरेटर है मेल में, ये आपका स्पर्म भी लेके आ रहा है किडनी से, और ये आपका यूरिन भी लेके आ रहा है, यानी ये यूरिनो का भी काम कर रहा है और जेनाइटल चीज़ भी लेके आ रहा है, गैमेट भी लेके आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं मेल्स में यूरेटर को यूरिनो जेनाइटल डक्ट। यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहते हैं। किस में कहते हैं? मेल्स में कहते हैं। ठीक है, और फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स में जो ओविडक्ट है वो अलग से अपनी ओपनिंग करता है, यूरेटर में सिर्फ यूरिन आता है, और रेक्टम जो है वो अलग से खुलती है। अब तुम्हारा ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो है ये क्या होता है? ये थोड़ा सा वेंट्रल यानी ऊपर होता है, अबव होता है यूरिनरी, सॉरी रेक्टम के। तो समझ लो ये अगर आपका रेक्टम है, पीछे वाली ये जो भी है रेक्टम, ये वाला जो पोर्शन है रेक्टम, जो इंटेस्टाइन का पोर्शन है वो रेक्टम है। फिर रेक्टम और ये जो ऊपर से आ रहा है ये आपका यूरेटर है। ठीक है, और ये जहाँ पे ये कॉमन एरिया जहाँ पे ये खुल रहे हैं, ये पूरा कॉमन एरिया जो है इसको हम कहेंगे क्लोका। क्लोका के यहाँ पे एक ओपनिंग होगी, एक अलग से ऐसे मतलब फैले हुए इसकी ऐसे ब्लैडर की, तो वहाँ पे क्या हो गया आपका? ब्लैडर हो गया। मैं लिख देती हूँ रेक्टम कहाँ पे है। ये जो एरिया है ना, इसको हम, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे, रेक्टम। तो ये देखो रेक्टम, यूरेटर, ये दोनों जहाँ पे खुल रहे हैं इस एरिया में, ये हो गया आपका क्या? क्लोका। और यूरिनरी ब्लैडर भी देखो यहीं पे खुल रहा है। तो थोड़ी देर के लिए यूरिन यहाँ पे आया, स्पर्म भी यहाँ पे आए, अब थोड़ी देर के लिए टेम्पररीली कहाँ पे स्टोर हो गए? आपके यूरिनरी ब्लैडर में। फिर जब नीड हुई तो क्लोकल अपर्चर से बाहर आ गए। और पता है फ्रॉग हमारी तरह ही होते हैं, ये भी यूरिया क्या कहते हैं, एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो इनको भी यूरियोटेलिक कहते हैं, यूरियोटेलिक। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। जो मेरे को समझाना था मैंने वो समझा दिया। ओके, द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट जो यूरिया आपने बनाया, यूरिया, इसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? पेयर होता है, यानी दो किडनी से निकले दो यूरेटर, एक क्लोका और एक यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, किडनी कैसी होती है? कॉम्पैक्ट यानी अच्छे से पैक हो रखी, बीच में बहुत सारे नेफ्रॉन्स भरे हुए, डार्क रेड कलर की, बीन शेप, लिटिल पोस्टीरियर इन बॉडी कैविटी, थोड़ा सा पीछे, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के थोड़ा सा डॉर्सल साइड में थी ना, पीछे थी ना, ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के थोड़ा सा पोस्टीरियर बोथ साइड पे, डॉर्सल में। ईच किडनी इज कंपोस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। कौन होते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किडनी के? नेफ्रॉन, उनको हम कहते हैं यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स। दो यूरेटर जो है वो किडनी से बाहर निकलते हैं मेल फ्रॉग में। यूरेटर जो है वो यूरोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करते हैं, किसमें? मेल्स में। खुलते हैं क्लोका में, मैंने बता दिया। मेल्स में क्यों? क्योंकि जो बाइडर कैनाल होती है किडनी में, वो स्पर्म्स भी रिसीव करती है वाया टेस्टिस। तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ हाउ, कैसे होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। लेकिन स्पर्म्स भी इसके साथ में ही आते हैं, यूरेटर के साथ में, यूरिन के साथ में, मेल्स में सिर्फ। फीमेल्स में क्या होता है, जो यूरेटर और ओविडक्ट है वो अलग अलग खुलते हैं। तो यूरेटर और ओविडक्ट जो है ये
क्लोका में सेपरेटली खुलते हैं। तो जो एग्स, जो गैमेट मतलब ओविडक्ट से तो एग्स ही आएंगे ना, जो फीमेल गैमेट है वो अलग से खुलेंगे क्लोका में, और यूरिन अपना अलग से खुलेगा और रेक्टम अलग से। तो 3 ओपनिंग होती हैं फीमेल्स में और 2 ओपनिंग होती है मेल में, एक रेक्टम और एक आपका यूरेटम। जो आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है इट इज़ थिन वॉल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा कोई टीचर होगा तो वो अच्छा क्वेश्चन बना सकता है इससे। थिक वॉल लिख के पूरा आपका सोशलिज्म खराब हो जाएगा। जो थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर है, मैंने कहा ना ये थोड़ा सा वेंट्रल यानी ऊपर होता है, किडनी पीछे यूरिनरी ब्लैडर आगे, तो इट इज़ व्हाट पोस्ट प्रेजेंट वेंट्रल टू रेक्टम, रेक्टम के ऊपर होता है, और ये भी खुलता है आपके क्लोका में ही। क्लोका से ही तो जो यूरिन आया था वो टेम्परली यूरिनरी ब्लैडर में आपका जाके स्टोर होता है। जो फ्रॉग है ये एक्सक्रीट करता है किसको, यूरिया को, इसलिए इसको यूरिकोटेली कहते हैं, ह्यूमंस की तरह ही। एक्सक्रीटरी वेस्ट को फिर क्लोकल अपर्चर के थ्रू बाहर निकाला जाता है ब्लड से। हाँ, बाय एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू किडनी। जो भी जैसे टिश्यू ने कुछ अच्छा यूज़ कर लिया और जो ख़राब था वो ब्लड के थ्रू 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 मतलब ब्लड के थ्रू आ गया आपकी किडनी तक, और फिर किडनी से बाहर आ गया, किडनी बाय विच इट इज़ सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। ओके, अब नर्वस सिस्टम भी था, मैं एक्चुअली भूल ही गई थी कि नर्वस सिस्टम भी है, बट इनका नर्वस सिस्टम एग्जैक्टली ह्यूमंस के जैसे हैं। 1-2 फ़र्क हैं बीच में जो मैंने ये मार्क कर रखे हुए हैं, वो मैं आपको अभी अभी समझा देती हूँ। 1-2 मिनट लगेगा मुझे बेयरली। ओके, गिव मी मिनट गाइज। ओके, चलो अब आ जाते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर। नर्वस सिस्टम मोस्टली ह्यूमंस के जैसा ही है, कुछ इसमें खास पढ़ने वाला नहीं है। 1-2 चीज़ थोड़ी सी, अब चलो एक काम करती हूँ मैं ना, आपको एक शीट पे अच्छे से पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर आई थिंक इट वुड गेट रियली ईजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड व्हाट्स बीन गोइंग ऑन ओवर हियर। तो देखो, इनमें एक जो अलग चीज़ है वो ये होगा कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के नंबर जो है वो डिफरेंट करेंगे। इसमें 10 पेयर होते हैं क्रेनियल के, फ्रॉग में, हमारे अंदर 12 होते हैं, ऑल्फैक्टरी और ये सब जो भी होती हैं, ओकुलर मोटर और ये सब नर्व्स। ये स्पाइनल नर्व, इनमें 10 पेयर होते हैं, और 10 ही पेयर सॉरी स्पाइनल के होते हैं, 10 ही पेयर क्रेनियल के होते हैं, हमारे अंदर अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है, ये देखो, ये आपका एक समझ लो खोपड़ी बना दी मैंने। अब इस खोपड़ी का सेंटर देखो, ये इस खोपड़ी का सेंटर है, और अगर मैं इस सेंटर से बिल्कुल नीचे नीचे जाती रहूँ तो मैं आपकी बॉडी के भी बिल्कुल सेंटर में पहुँच गई। जो जो भी चीज़ें इस सेंटर में है ना, वो कौन सा नर्वस सिस्टम होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी यहाँ पे अब आप बताओ मुझे, ऐसे बिल्कुल समझो ये नेक है, नेक के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो एक यहाँ पे एक जो आपका हेड होता है, यहाँ पे ना एक होल सा होता है, इसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। इस फोरामेन मैग्नम के थ्रू वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक हॉलो चीज़ बन गई होती है, लाइक एक हॉलो सरफेस सा बन गया होता है, ठीक है। इस हॉलो सरफेस के अंदर होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है इसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड। जिस स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं आपकी आगे जाके स्पाइनल नर्व्स। ओके, ये समझ आ गया। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या होगा, आपका ब्रेन होगा, आपका पूरा का पूरा अच्छे से पैक हुआ हुआ क्या होगा, ब्रेन होगा, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड होगी, जो कि किसके थ्रू, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर किस होल के थ्रू खुली हुई है, फोरामेन मैग्नम के होल के थ्रू। तो क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि ब्रेन जो है वो एक बॉक्स के अंदर फिट होता है, जिस बॉक्स का नाम होता है बोनी बॉक्स। एक बोनी बॉक्स के अंदर फिट है जिसका नाम है क्रेनियम, जिस बोनी बॉक्स का नाम है क्रेनियम। और स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, ये एक होल जिसको हम कहते हैं फोरामेन, बेसिकली फोरामेन मैग्नम के थ्रू जो है बंद है किसके अंदर, आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। तो ये आपके दोनों जो हैं, ब्रेन प्लस योर स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके बनाते हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो इनसे जो ये नर्व्स निकल रही हैं, जो ये क्रेनियल नर्व्स, जो स्पाइनल नर्व्स हैं, ये आपकी बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर इसमें एक आ जाता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक आपका आ जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी 2 तरह के होते हैं, पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक। सिम्पथेटिक जो आपका इमरजेंसी में काम आता है, पैरासिम्पथेटिक जो आपका नॉर्मल चलता रहता है, ईट डाइजेस्ट एंड रेस्ट। और सिम्पथेटिक हो गया डू और डाई सिचुएशन वाला जो सीन हो गया। अब ब्रेन जो है, इसमें ब्रेन की भी हम फ्रॉग के बारे में, 3 तरह के ब्रेन होते हैं फ्रॉग के अंदर, वही सेम हमारा वाला फो ब्रेन, मिड ब्रेन, और आपका क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन। हाइंड मतलब जो लास्ट वाला, एंड वाला, पीछे वाला है ना। अब मैंने कैसे लर्न कर रखा है यार, मैं वो आपको समझा देती हूँ। मैंने बड़ी अच्छी ट्रिक बना रखी है, मिड सी। तो रेड, जैसे रेड सी होता है, डेड सी होता है, वैसे मैंने बना रखा है मिड सी।
बस सी में ई कर देना है, ठीक है। 4 के लिए मैंने एक याद कर रखा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से ट्रिक बना रखी हुई है, ओ सी पी डी पी, लाइक ओ सी डी, ओ सॉरी डी यू था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाँ। ओ सी डी और सी के आगे लगा देना है पी और डी के आगे लगा देना है यू। आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कर रही हूँ, मुझे बस 1 मिनट दे दो। और हाइंड का मतलब पीछे सी एम, सी एम को पीछे छोड़ो। अब बताओ मैं इसे कैसे 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 ये पूरा बनाऊंगी, जस्ट थिंक, सोचो। देखो, फोर ब्रेन में क्या होता है, फोर ब्रेन में आपके 3 लोब होते हैं। 2 आपके ऑल्फैक्टरी लोब, जो कि कैसे हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स यानी पेयर्ड। ऑल्फैक्टरी मतलब जो स्मेल के लिए, स्मेल की सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 2 आपके कौन से लोब, ऑल्फैक्टरी लोब। 2 ही आपके कौन से, वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर, पेयर्ड होता है ना, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये भी कैसा होता है, पेयर्ड होता है, इसलिए मैंने सी के आगे पी लगा रखा हुआ है, पेयर्ड। फिर आपका एक आता है क्या, डायंसिफिलॉन, डायंसिफिलॉन। अब इसके आगे यू इसलिए लगाया है क्योंकि ये कैसा होता है आपका, अनपेयर्ड। तो पहले लिखना है ओ सी डी, फिर सी के आगे पी सी पी और डी यू, बस खत्म हो गई कहानी, खत्म यहाँ पे, डन। अब मिड सी का देखते हैं, मिड ब्रेन यानी मिड, सी मतलब देखना, देखना मतलब ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक लोब। आंखें कितनी है, 2, तो ऑप्टिक लोब भी कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे यानी 2 होंगे, खत्म, मिड का खत्म। हाइंड ब्रेन में सी एम, सी मतलब बेल, घंटी, सेरिबेलम, सेरिबेलम। और एम मतलब मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा। इसका ऐसा याद कर लो, ये सेरिबेलम बना लो और ये इस तरह से मेडुला ऑब्लंगेटा बना लो। मेडुला ऑब्लंगेटा ही आगे जाके फोरामेन मैग्नम होता है यहाँ पे, जिसमें से आगे आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और फिर ये आपका वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पैक हो जाता है। तो इस तरह से आपका ब्रेन होता है, ये हाइंड ब्रेन हो जाएगा। यहाँ पे आपके 2 ऑप्टिक लोब हो जाएंगे और यहाँ पे आपके ये 2 ऑल्फैक्टरी लोब, ये आपके 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर और ये एक डायंसिफिलॉन, और ये बन गया आपका पूरा ब्रेन। ये आपका फोर ब्रेन, ये आपका मिड ब्रेन और ये नीचे वाला आपका हाइंड ब्रेन, और ये पूरा आपका नर्वस सिस्टम यहाँ पे जो है वो पूरे का पूरा खत्म हो जाता है। मैंने अच्छे से यहाँ पे ट्रिक्स बना बना के समझा दिया। अब एनसीईआरटी से देख लेते हैं एक बार, एनसीईआरटी कैसे इसको कह रही है। लेट्स रीड ओवर हियर। मैंने बताया था ना क्रेनियल के 10 पेयर होते हैं यहाँ पे, चलो लेट्स गो। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कौन सी चीज़ कैसे कंट्रोल करनी है, कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, क्या है, ये हाईली इवॉल्व होता है फ्रॉग में, एग्जैक्टली ह्यूमन जैसा ही होता है। इसमें न्यूरल सिस्टम भी है और एंडोक्राइन सिस्टम भी है। एंडोक्राइन मतलब वो हार्मोन्स की सिक्रेशन वाला, ठीक है। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन, अब कौन सा ऑर्गन किसके साथ कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये आप हार्मोन्स के थ्रू ही करवा सकते हो। और ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये अच्छे से हार्मोन रिलीज करते हैं और ये सब एकदम अच्छे से कर रखा हो। ये आपको कुछ भी यहाँ से यहाँ तक लर्न नहीं करना, एग्जैक्ट सेम लाइन ह्यूमंस वाली है। जो प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड हैं फ्रॉग्स में वही हैं ह्यूमन वाले, कौन कौन से, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, आइलेट्स ऑफ लैंगर्हंस, पेनक्रियाटिक आइलैंड्स, एड्रिलन और गोनाड्स। कौन कौन से, आंखें बंद करो और बोलो, पीपी, पीपीपी, पी क्यूब, टी स्क्वायर, एजी, पी क्यूब, टी स्क्वायर, एजी। पी क्यूब मतलब पीनियल, पैराथायराइड और पिट्यूटरी, ठीक है, हो गया आपके यहाँ पे ये खत्म। फिर उसके बाद टी, थाइमस, थायराइड, और इसमें एक क्या था, एक पैराथायराइड, पिट्यूटरी और अपना क्या कहते हैं, पीनियल, ठीक है, थायराइड और थाइमस। ए से एड्रिनल, जी से गोनाड्स। पेनक्रियाज में कौन सा, आइलेट्स ऑफ पेनक्रियाटिक आइलेट्स, एक पेनक्रियाज भी है तो उसका पेनक्रियाटिक आइलेट्स, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, पीनियल ग्लैंड, और उसके बाद टी स्क्वायर, थाइमस, थायराइड, ए से एड्रिनल, जी से गोनाड्स। तो इस तरह के ये जितने भी हैं ये सारे के सारे वही हैं जो ह्यूमंस में होते हैं। ये हो गया आपका एंडोक्राइन सिस्टम खत्म। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो 2 तरह में डिवाइडेड है, एक आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो आपके साइड्स में है पेरिफेरल, और जो सेंटर में है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ गया और आपका स्पाइनल कॉर्ड आ गया। ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियम, स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रल कॉलम के अंदर फोरामेन मैग्नम के थ्रू खुलता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ओके। और इनमें से जो नर्व्स निकल रही हैं वो आपकी आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो ब्रेन से नर्व निकल रही हैं उनको क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं वो स्पाइनल नर्व्स। दोनों के 10-10 पेयर होते हैं, 10 इस तरफ 10 इस तरफ, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी है जिसमें सिम्पैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक जो नॉर्मल डेज में होता है और सिम्पैथेटिक जो एकदम इमरजेंसी की सिचुएशन में होता है, डन। 10 पेयर हैं क्रेनियल के,
ह्यूमंस में 12 होते हैं, फ्रॉग में सिर्फ 10 ही हैं। ब्रेन जो है वो एनक्लोज्ड है एक बोनी स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 4 मिड एंड हाइंड। मैंने याद करा दिया आपको, 4 के लिए क्या, OCD, देखो मैंने यहाँ पे ये ट्रिक्स बना रखी हैं, OCD, C के आगे P, D के आगे U, O मतलब ऑल्फैक्टरी लोब, देखो ऑल्फैक्टरी लोब फोर ब्रेन में, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर और अनपेयर्ड डायंसिफिलॉन, खत्म। मिड ब्रेन में मिड C, मिड से देखना है तो पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, 2 बनाए थे ना, पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, आंखें 2 ये हो। हाइंड ब्रेन में कुछ भी नहीं, एक आपका सेरिबेलम और फिर नीचे आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, ये देखो, और फिर मेडुला ऑब्लंगेटा ही फोरामेन मैग्नम जो कि स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो ये आपका सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और ये मेडुला ऑब्लंगेटा, और फिर ये इसका फोरामेन, द मेडुला ऑब्लंगेटा पासिस थ्रू द फोरामेन मैग्नम, और फोरामेन मैग्नम से पास हुआ और चला गया कहाँ तक, नीचे स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि एनक्लोज्ड है किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम होता है खत्म। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट, छोटा सा एक टॉपिक रह गया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग का, इसकी तरफ फटाफट चलते हैं। आई थिंक नहीं, बीच में सेंस ऑर्गन्स रह गए थोड़े से, है ना, चलो सेंस ऑर्गन्स खत्म करके ही जाते हैं पूरे का पूरा। अब फ्रॉग में अलग अलग तरह के सेंस ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले टच के लिए जो सेंस ऑर्गन है उसका नाम है सेंसरी पेपिला। देखो टच के लिए जो सेंस ऑर्गन होगा वो कौन सा होगा, पेपिला, सेंसरी पेपिला। पिलपिलाओ, जैसे किसी को छुओ तो वैसे पिलपिला नहीं जाता, वैसे सेंसरी पेपिला। ऑर्गन ऑफ टच सेंसरी पेपिला, ऑर्गन ऑफ टच सेंसरी पेपिला। देखो मुझे बताओ सेंस ऑर्गन कौन कौन से होंगे, टच होगा, देखना होगा, किसी को सी करना, टेस्ट करना, किसी को हेयर करना, सुनना, ईयर्स हो गए इसमें, ठीक है, और स्मेल करना हो गया, ऑल्फैक्टरी है ना। तो अब देखते हैं इसमें है क्या। टच के लिए आ गया आपका सेंसरी पेपिला, टेस्ट के लिए ऑब्वियसली टंग के ऊपर टेस्ट बड्स तो हैं, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम तो है ही, नाक में तो होता ही है ना स्मेल में, ऑल्फैक्टरी लोब। विजन के लिए आइज तो हैं ही, आंखें हैं। हेयरिंग के लिए मैंने कहा इसमें एक्सटर्नल ईयर्स होते नहीं है, इंटरनल ईयर्स होते हैं, और टिफैनम होता है, तो टिफैनम विद इंटरनल ईयर्स हो गया। इन सब में से सिर्फ आपकी आइज और इंटरनल ईयर्स, यानी ये जो हियरिंग और देखने का, यही जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बाकी सारे कुछ नहीं है, ऐसे बड़े सारे सेल्स पड़े हुए हैं जिनके ऊपर ऐसे बहुत सारी नर्व एंडिंग्स हैं। ऑल्फैक्टरी भी अच्छे से नहीं है, इवन आपके टेस्ट बड्स भी अच्छे से नहीं है, स्मेल भी अच्छे से नहीं है, सॉरी टच, सेंसरी पेपिला, टेस्ट बड्स और नेजल एपिथेलियम, तीनों जो हैं ये बस सेलुलर एग्रीगेशंस हैं विद नर्व एंडिंग। कौन कौन सेलुलर एग्रीगेशन नहीं है, अच्छे से डेवलप्ड है, वो है आपका विजन और हेयरिंग, यानी टिफैनम और आपकी आइज। आँखों जो आइज़ जो हैं फ्रॉग की वो बहुत सिंपल होती हैं। कॉकरोच की आइज़ जो हैं वो कंपाउंड होती हैं, ओमेंटिडिया समथिंग कुछ ऐसा कहते हैं उसको। लेकिन आइज़ जो हैं फ्रॉग की वो कैसी होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, बल्ज्ड आउट होती हैं, स्कल के ऑर्बिट में होती हैं। लाइक ऐसा स्कल है ना, तो यहाँ पे होंगी इस तरह से स्कल के ऑर्बिट में। दोबारा से ये लाइंस पढ़ लो, बहुत अच्छी अच्छी लाइंस लिखी हुई हैं। आइज इन फ्रॉग आर पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का पेयर है जो कि आपके स्कल के ऑर्बिट के अंदर है। ये सिंपल आइज हैं, यानी ओनली एक ही यूनिट है, मतलब एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसी काफ़ी बल्ज्ड आउट लगती है। निगेटिंग मेम्ब्रेन पानी से बचाने के लिए वो सबने पढ़ रखा है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है फ्रॉग में, सिर्फ और सिर्फ टिफैनम होता है जिसको एक्सटर्नली आप देख सकते हो। एयर जो ऑर्गन है फ्रॉग में वो सिर्फ और सिर्फ हेयरिंग का काम नहीं करता, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस का काम भी करता है। ओके, डन हेयर। अब हम आ जाते हैं अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे 2 हैं, एक फीमेल का एक मेल का, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, और फिर हमारा ये टॉपिक पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। 1.5 घंटे का 90 मिनट का ऑलरेडी ये लेक्चर हो चुका है। मुझे लगता है 10 मिनट और लगेंगे एंड दिस इज़ डन एंड डस्टेड। और आपकी लाइफ के ये बेस्ट इन्वेस्टेड आवर्स होंगे, क्योंकि 4 से 8 नंबर का नीट का क्वेश्चन पेपर यहाँ से बनेगा और इसी लेक्चर में से बनेगा। सो now we are on the last topic of this frog unit, whatever chapter, whatever it is, that is reproductive system of the frog. Okay, समझो इसको, ये है एक मेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या है, आपको जो दिख रहा है, ये आपको दिख रही है एक बीन शेप्ड किडनी। ये किडनी के ऊपर आपको दिख रही है यहाँ पे येलो कलर का ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे टेस्टीज। ये क्या है, टेस्टीज। टेस्टीज कैसी हैं, इसमें येलो दिख रही है ना, येलो कलर की, और इनकी शेप कैसी है, ऐसी ओवॉइड, ओवल टाइप समथिंग ना। सो इट्स ओवॉइड येलो कलर टेस्टीज, जो कि किडनी के ऊपर चिपकी हुई हैं। चिपकने को क्या कहते हैं, एडहेयर्ड।
एडहेर्ड मतलब चिपकना, और किडनी के ऊपर चिपकी हुई है। तो टेस्ट द येलो कलर ओवॉइड शेप टेस्टीज आर एडहर्ड टू अपर पार्ट ऑफ किडनी। किडनी का जो अपर पार्ट है इसमें एडहर्ड हो रखी हुई है, चिपक गई हुई है। चिपकी कैसी हैं? ये जो टेस्टीज की आउटर लेयर होती है ना, जिसका नाम होता है व्हाट डू वी कॉल इट, ट्यूनिका वेजाइनलिसिस। जो टेस्टीज की सबसे आउटर लेयर होती है ट्यूनिका वेजाइनलिसिस, उसमें क्या होता है, उसका जो एक फोल्ड हो, मतलब उस समझ लो उसी का एक पार्ट है, मिजोर्कियम कहते हैं, जो कि पेरिटोनियम, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है पेरिटोनियम, उसका डबल फोल्ड। किडनी और टेस्टीज की जो आउटर लेयर्स होती हैं, किडनी और टेस्टीज की आउटर लेयर दोनों एक दूसरे के साथ फोल्ड बना लेती हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ फोल्ड बना लेती हैं, और एक फोल्ड बनाकर टेस्टीज जो है वो किडनी के ऊपर चिपकती है बाय डबल फोल्ड पेरिटोनियम नोन एज मिजोर्कियम। मिजोर्कियम क्या है? डबल फोल्ड पेरिटोनियम, जो कि किडनी टेस्टीज का है ये मिजोर्कियम, और ये अपने आप को ऐसे डबल सा फोल्ड सा बना लेता है किडनी के साथ, ताकि किडनी के साथ क्या रहे, चिपका रह सके। ठीक है, अब टेस्टीज में क्या बनते हैं हमारे, टेस्टीज में क्या बनते हैं बताओ मुझे? स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स बन के टेस्टीज से किस में जाते हैं? वासा इफ्रेंशिया। सो टेस्टीज से स्पर्म बाहर आएंगे वाया वासा इफ्रेंशिया, और एक मेल अडल्ट फ्रॉग में 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया एक टेस्टीज से निकलकर किडनी में जाती है। वासा इफ्रेंशिया खुलती है कहाँ पे? किडनी में, इनटू विच कैनाल? बाइडर्स कैनाल। बाइडर्स कैनाल, इसमें PYQ आ रखा है, दोबारा भी आ सकता है। सो बाइडर्स कैनाल जो है, इसमें खुलते हैं आपके स्पर्म्स किडनी में पहली बार, और बाइडल कैनाल इन स्पर्म्स को डाल देता है आपके यूरेटर में, इसलिए यूरेटर को हम क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। 10 से 12 वासा फ्रेंचिया टेस्टीज में से निकले और किडनी में घुस गए, और किडनी में घुस के गए एक कैनाल में जिसका नाम था बाइडर कैनाल, और बाइडर कैनाल से फिर ये आपके ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये जो आपका क्या कहते हैं यूरेटर है, इसमें जाते हैं। फिर यूरेटर क्या करता है, ये अपने स्पर्म और यूरिन की ये जो सिक्रीशन है इसको क्लोका में डालता है। क्लोका में इस वक्त यहाँ पे मेल में 3 ओपनिंग है, एक आपकी यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग, एक आपकी रेक्टम की ओपनिंग, और एक आपकी ये जो पेयर्ड यूरेटर आया इसकी ओपनिंग। तो इन 3 ओपनिंग का जो एक कॉमन चैम्बर है जिसमें आपकी फीसीज हैं, आपके स्पर्म्स आएंगे, आपका यूरिन आएगा, इसको हम कहेंगे क्या बताओ? इसको हम कहेंगे क्लोका। फिर आपका यूरिन जो है वो टेम्पररी स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जब आपको बाहर निकालना होता है तो बाहर आ जाता है, और बाहर आता है वाया क्लोकल अपर्चर। अपर्चर मतलब ओपनिंग। ठीक है, और एक बात और इस डायग्राम में ध्यान से देखना, ये देखो ये जो है ना, ये निकली हुई, ये है आपकी टेस्टीज से निकली हुई वासा इफ्रेंशिया। ये जो बीच में स्पेस दिख रही है ना, ये एड्रीनल ग्लैंड है। पता है हमारा जो ह्यूमंस में एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, लेकिन फ्रॉग में एड्रीनल ग्लैंड किडनी के अंदर होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस डायग्राम से अगर कोई बनाना चाहे तो एड्रीनल ग्लैंड किडनी के बीच में एक ये बात है यहाँ पे। और बाइडर कैनाल इस तरह से टेस्टीज जो है वो खुलते हैं एक बाइडर कैनाल में। ठीक है, बाइडर कैनाल इस तरह से एक ओपनिंग होती है। और ये जो है ये फैट बॉडीज़ हैं, ये किडनी के ऊपर होती हैं, इसमें बहुत सारी फैट स्टोर हो जाती है। जब एक फ्रॉग मीटिंग के टाइम पे होता है तो उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है मीटिंग के लिए, तो वो बहुत सारी फैट बॉडीज़ में स्टोर कर लेता है। फिर जब वो समर स्लीप, एस्टिवेशन या फिर विंटर स्लीप, हाइबरनेशन में जाता है तो खाना तो उसको मिलने से रहा, तो वो इस फैट की ऑक्सीडेशन करके खुद को जिंदा रखता है। ये रहा फैट बॉडीज़ का काम। ये मैंने आपको पूरी डायग्राम अच्छे से समझा दी, और ये हो गया मेल का। अब फीमेल पे बात करते हैं। फीमेल में देखो, फीमेल में क्या होता है, जो ओविडक्ट है ना, ओविडक्ट क्या बनाता है आपका? ओवास बनाते हैं, एग्स बनाते हैं। तो जो आपके एग्स का रास्ता है और जो आपका यूरिन का रास्ता है ये अलग है। देखो आपका ओविडक्ट अलग से खुल रहा है क्लोका में, रेक्टम अलग से खुल रही है, यूरेटर अलग से खुल रहा है, यूरिनरी ब्लैडर अलग से खुल रहा है। तो ये अलग अलग से खुलते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये आपकी किडनी, ठीक है, ये किडनी के बीच में एड्रीनल ग्लैंड, ये आपके आ गए अपने फैट बॉडीज़, और ये आपके इसके ऊपर एडहर्ड क्या? ओवरी। जैसे यहाँ पे टेस्टीज किडनी के ऊपर एडहर्ड थी, यहाँ पे ओवरीज जो हैं ये एडहर्ड हैं आपकी किडनी के ऊपर। ओवरी में क्या होंगे? आपके बहुत सारे ओवा होंगे जो वाया ओविडक्ट किस में निकलेंगे? आके आपके क्लोका एरिया में निकलेंगे। एक जो एडल्ट फीमेल फ्रॉग है वो एक टाइम पे 2500 से 3000 एग्स जो है वो ले कर सकती है बाहर। ठीक है, दैट्स इट। चलो अब NCERT में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉग हैव अ वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वी जस्ट स्टडीड दैट। मेल में क्या होता है, एक पेयर होता है येलोइश ओवॉइड टेस्टीज का, जो कि एडहर्ड होती हैं टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय अ डबल फोल्ड पेरिटोनियम कॉल्ड मिजोर्कियम।
ओके। वासा एफरेंशिया निकलती है फिर हमारी टेस्टी से, 10 से 12 वासा एफरेंशिया होती है नंबर में। वैसे वासा एफरेंशिया वो डक्ट होते हैं जो स्पर्म्स को निकालते हैं, निकले के आते हैं टेस्टी से बाहर। फिर ये वासा एफरेंशिया किडनी के अंदर एंटर कर जाती है और खुलती है आपकी किसमें, बाइडर्स कैनाल में, खुलती है बाइडर्स कैनाल में। और बाइडल कैनाल फाइनली किससे कम्युनिकेट करता है, यूरोजेनाइटल डक्ट यानी कि आपके यूरेटर से। और फिर यूरेटर जो है, जो कॉमन यूरेटर जो है ये खुलता है आके आपके क्लोका में, और फिर क्लोका से बाहर आ जाता है। क्लोका एक छोटा सा मीडियन है, एक चैम्बर है जो कि फीसिस का, यूरिन का, स्पर्म का, सबका एक एक्सटीरियर है, सबका एक कॉमन पैसेज है। ये हो गया मेल का। फीमेल में क्या होता है, 2 ओवरीज का पेयर होती हैं जो कि अगेन किडनी के ऊपर एडहर्ड होती हैं, किडनी के पास सिचुएटेड होती हैं। और एक और चीज़, किडनी उसमें क्या था, टेस्टिस से स्पर्म निकलकर किडनी में आ रहा था, तो किडनी और टेस्टिस का एक फंक्शनल यूनिट था। फीमेल में क्या होता है, किडनी और ओवरी का कोई भी फंक्शनल साथ में काम नहीं होता, कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। सो देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन ओवरीज एंड किडनीज, दे आर नॉट इवन एडहर्ड, दे आर जस्ट नियर ईच अदर, नियर किडनी, ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज, नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। एक पेयर ऑफ ओविडक्ट भी निकलता है ओवरीज में से, जो कि फिर क्लोका में सेपरेटली खुलता है। एक मैच्योर फीमेल 2500 से 3000 एग्स ओवा एक टाइम में दे सकती है। क्या करती है, वो एग्स बाहर एक जगह पे जो है वो ले कर देती है, इसलिए फिर वो मेल आके इनको फर्टिलाइज करता है। इसलिए ये क्या, फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, एक्सटर्नल हो रही है, और पानी के ऊपर, कमल के पत्ते के जैसे समझ लो उसके ऊपर। देखा, आप हमेशा देखोगे आपको मेंढक के कमल के पत्ते पे मिलेगा, तो वो वहीं पे जन्मा होता है। टेक प्लेस इन वाटर, पानी के अंदर, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इसमें जो होती है वो लार्वल स्टेज के थ्रू होती है। पहले क्या बनता है आपका, टेडपोल, टेडपोल से फिर आपका मतलब ऐसे मेटामॉर्फोसिस होके जो लार्वल स्टेज होती है ना, लार्वा होता है, उसको कहते हैं टेडपोल। इसमें तो टेल भी होती है, टेडपोल। फिर इस टेडपोल की होती है मेटामॉर्फोसिस, मतलब अपनी पूरी बॉडी शक्ल सब चेंज करेगा, मेटामॉर्फोसिस। और फिर बनता है आपका फ्रॉग। डेवलपमेंट जो है तो वो कैसी हो रही है, इनडायरेक्ट हो रही है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ये सब चीज़ों से हो रही है। अब फ्रॉग हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होती है, यार इंसेक्ट्स को खा लेते हैं तो आपको इंसेक्ट अटैक नहीं होता क्रॉप के ऊपर, और इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि दे मेंटेन द फूड वेब, द फूड चेन एंड ऑल दैट। तो इंपॉर्टेंट लिंक है ये फूड चेन, फूड वेब का। और इनकी जो मस्कुलर, मैं बताया हाइंड लिंक काफ़ी मस्कुलर और लार्ज होती है, तो इसको कुछ कंट्रीज़ में, इन सम कंट्रीज़, इसको एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं समरी में कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हो। अब समरी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, कौन सा फ्रॉग है इंडिया में, बुल फ्रॉग। इंडिया का कौन सा फ्रॉग, बुल फ्रॉग। तो इस बुल फ्रॉग का नाम मैंने बता दिया, राना टिग्रिना। ये इंडिया में होता है, इसकी बॉडी जो है वो स्किन से कवर्ड है, म्यूकस ग्लैंड जो है वो स्किन पे होता है, हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। इसलिए मैंने कहा था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग के पास भी जाता है और स्किन के पास भी जाता है, क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेट होने के लिए। और स्किन देखो, स्किन जो है वो किस में हेल्प कर रही है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रही है, पानी में और लैंड में दोनों जगह हाईली वेस्कुलराइज भी होता है। बॉडी जो है वो है विजिबल हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। मस्कुलर टंग होती है जो कि बाइलोब्ड होती है एट टिप, ताकि प्रे को कैप्चर कर सके। एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है और इसमें ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, रेक्टम, क्लोका, ये सब होता है। मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड पेनक्रियाज और लीवर हैं, इसमें से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, इसमें से बाइल आता है। और ये पानी में भी रेस्पायर कर सकता है बाय स्किन, और लैंड में तो लंग, स्किन, बकल कैविटी सबसे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, सिंगल सर्कुलेशन होती है। आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होता है, सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक, तीनों में। ऑर्गन्स जो हैं वो यूरोजेनाइटल सिस्टम, जो यूरोजेनाइटल सिस्टम के ऑर्गन हैं, किडनी और यूरोजेनाइटल डक्ट, ये क्लोका में खुलते हैं। मेल में पेयर ऑफ टेस्टीज होता है, फीमेल में पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, एग हैच होते हैं टेडपोल में, फिर मेटामॉर्फोसिस होके फ्रॉग बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी का एवरी सिंगल वर्ड, एवरी सिंगल लाइन हैज़ बीन गॉटन कवर्ड इन दिस, एवरी सिंगल डायग्राम इवन। सो देयर इज़ नथिंग लेफ्ट राइट नाउ। देखो ये फैट बॉडीज़ और ये सब, मैं कह रही हूँ सब कुछ कवर हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, तो बहुत अच्छे से हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू गाइज वॉन्ट डू कॉमेंट में, मैं क्वेश्चन सेशन भी ले आऊँगी इसका, एंड विच चैप्टर डू यू वॉन्ट नेक्स्ट, डू ऑल्सो कॉमेंट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।